हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं बता दूँ मैं भी ठीक हूँ। आओ, आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। वो चैप्टर आपको पता ही चल गया होगा कौन सा चैप्टर है, और बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, रेरा। 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 सबसे पहली बात, अगर इस चैप्टर को आपको समझना है तो इस चैप्टर को आपको इस एंगल से समझना होगा कि आप अपने लिए घर खरीद रहे हैं। ठीक है। जब आप कोई फ्लैट खरीदते हैं, बिल्डर्स वगैरह के थ्रू बनवाते हैं, तो ये एक्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो आपको इस तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलना है कि अगर आप घर खरीद रहे होते तो आपका क्या, आपके पास क्या राइट्स हैं, आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, और आप जिस बिल्डर से खरीद रहे हैं उसके क्या राइट्स हैं और उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, या किसी अगर आपने एजेंट के थ्रू परचेज किया है तो एजेंट्स की क्या ऑब्लिगेशंस है, क्या ड्यूटीज़ हैं। तो ये एक्ट ने समराइज़ करके इन सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि एक्ट लाने का कारण क्या था। इस एक्ट को लाने का कारण जो था वो ये था, क्योंकि पहले क्या होता था, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। ठीक है। इवन आई हैव फेस दिस प्रॉब्लम कि क्या होता था कि हम लोग क्या करते थे, पैसा दे देते थे बिल्डर्स को। अब बिल्डर्स क्या करते हैं, वो पैसा कहीं और लगाते थे रेदर देन मेकिंग द प्रॉपर्टी फॉर अस। तो वो लोग क्या करते थे, फ्लैट्स ना बना के, बिल्डिंग्स ना बना के, जैसे फॉर एग्जाम्पल डीएलएफ हो गया, एसआरएस वाले हो गए, या फिर हमारे अंसल्स हो गए, जितने भी बड़े बड़े ग्रुप्स थे। ठीक है। ये क्या करते थे, ये लोग पैसा लेके कहीं और अपने दूसरे बिजनेस में लगा देते थे, और यहाँ पर जो आम आदमी था वो मरता रहता था। तो गवर्नमेंट ने इस बात को समझा, और पहले का जो रेलिवेंट प्रोविजंस थे वो इतने बेनिफिशियल नहीं थे किसी के लिए भी। तो इस एक्ट को लाया गया 2016 में, इसको बनाया गया, जिसमें रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 जिसका नाम है, जिसको हम पढ़ेंगे आज। और इस एक्ट के थ्रू बहुत सारी चीज़ें थी जिसको सॉल्व करा गया। सिर्फ बिल्डर ही हमेशा गलत नहीं होता था, लोग क्या करते थे, लोग भी कई बार ऐसा होता था कि पैसे नहीं देते थे टाइम पे, या बाद में कुछ लड़ाई झगड़े होते थे, बहुत सारे मतलब फजीयत होती थी, और कोर्ट्स वगैरह में जाना, बहुत सारे लिटिगेशंस बढ़ते गए। तो इसको समझा गवर्नमेंट ने, और उसके बाद बहुत ही सोच समझकर ये एक्ट लाया गया, जिसमें सबकी ड्यूटीज़ फाइनलाइज करी गई। एज अ बायर हम लोगों की भी ड्यूटीज़ करी गई, हम लोगों के भी राइट्स हमें पता चले, और बिल्डर्स की भी मनमानी को रोका गया। ठीक है। और वहीं एजेंट्स के ऊपर भी रेगुलेशंस लाए गए। तो आओ स्टार्ट करते हैं इस एक्ट से, और इस एक्ट के बारे में और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। बस पॉइंट ऑफ व्यू ये रखना कि अगर हम घर खरीदते तो किस तरीके से हम सोचते हैं, और हमारे पास क्या क्या राइट्स हैं, हमारी क्या ऑब्लिगेशंस हैं, और बिल्डर से हम क्या क्या अपेक्षा रख सकते हैं। ठीक है। लेट्स स्टार्ट दिस। सबसे पहला वही इंट्रोडक्शन पैरा है, उसके बाद हमारा रियल एस्टेट एक्ट, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइमलाइंस है, नहीं इसमें कुछ भी आपको पढ़ने जैसा नहीं है। उसके बाद वही एट ए ग्लांस है। हाँ, अब मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसका नाम है हमारे प्रोमिनेंट फीचर्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये प्रोमिनेंट फीचर्स जो है ना, एक तरीके से समराइज नोट्स है, जो आईसीए ने जो यहाँ पर लिखा हुआ है और आईसीए ने डाला है, ये एक समराइज नोट्स है, अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो। ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसमें इस चैप्टर का जितना भी निष्कर्ष है वो सारा का सारा इसके अंदर फीचर्स में गिवन है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं सारे के सारे आपके साथ रीड करूंगा इसमें, और फटाफट से हम इस चैप्टर के निष्कर्ष को या समराइज फॉर्म में इसको समझ लेंगे, और उसके बाद फिर हम डिटेल एनालिसिस करने सेक्शंस में चलेंगे, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको कवर करते हुए। ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो सेक्शन नंबर 1 आता है। सेक्शन नंबर 1 हमसे कहता है कि ये एक्ट जो होता है वो अप्लाई करता है होल ऑफ इंडिया। होल ऑफ इंडिया मतलब इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, जो हमारा पूरा का पूरा। अब सारा का सारा आर्टिकल 370 हटने के बाद आप सबको पता है कि ये सब इंडिया के ही अब पार्ट्स बन गए हैं। वो हमारा वो वाला प्रोसीजर अब नील बट्टा सन्नाटा हो गया कि एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो अब एक तरीके से ये वाला एक्ट जो रेरा है वो अप्लाई करता है होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अगर आपको ये बात समझ, यहाँ पर भी ये बात मेंशन है, द एक्ट्स हैव बीन मेड एप्लीकेशन टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ द रियल एस्टेट। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो आपको 3 टर्म्स ध्यान रखने होंगे। सबसे पहला, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का मतलब जो घर हम खरीदते हैं। प्रमोटर्स का मतलब क्या होता है। प्रमोटर्स का मतलब होता है वो बिल्डर्स जिससे हम वो घर खरीदते हैं। अलॉटीज का मतलब होता है हम लोग जो बायर्स होते हैं। एंड रियल एस्टेट एजेंट्स आर द बिचौलिया कह लो, या फिर वो कह लो, जो हमारे लोग होते हैं जो हमारी मदद करते हैं, फैसिलिटेट करवाते हैं सेल वगैरह को, उसको कहा जाता है, जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स भी हम आम भाषा में कहते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट यही बोला गया कि जो एक्ट जो है ये अप्लाई करता है ये सारे के सारे उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो जब ये एक्ट आया था, ठीक है, वो सारे प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग थे और अब तक उनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला था। तीसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगती है कि ये एक्ट जो होता है वो अप्लाई करता है रेसिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल प्रॉपर्टीज दोनों के ऊपर। फोर्थ पॉइंट हमसे ये कहता है कि जो प्रमोटर्स होते हैं, जो प्रमोटर्स मतलब बिल्डर्स होते हैं, वो लोग जो होते हैं वो नहीं एडवर्टाइज कर सकते हैं, ना ही मार्केटिंग कर सकते हैं, ना ही बुकिंग कर सकते हैं, ना ही सेलिंग कर सकते हैं उन प्रॉपर्टीज की, जब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते अपने आप को अथॉरिटी के सामने, या उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर नहीं करवाते। मतलब ऑब्वियस सी बात है, उनको रजिस्टर होना पड़ेगा, प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल्स देंगे वो अथॉरिटी के सामने। तो जब तक वो लोग ये नहीं करवाते तब तक वो ना ही मार्केटिंग कर सकते, ना ही एडवर्टाइजमेंट कर सकते और ना ही वो सेल कर सकते। इसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ पॉइंट आता है, फिफ्थ पॉइंट हमसे क्या कहता है
फिफ्थ पॉइंट हमसे ये बोलता है कि प्रमोटर्स को रिक्वायर्ड है कि वो एप्लीकेशन फाइल करेंगे रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज के साथ और पास और प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, जैसा हम सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4 के अंदर पढ़ेंगे भी। उसके बाद सिक्स पॉइंट हमसे बोलता है कि हर उसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरी को ये पावर दी गई कि वो अपने हिसाब से जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी बना सकती है रेरा की, ठीक है। इसके बाद हमारा सेवंथ पॉइंट आता है। सेवंथ पॉइंट जो है वो ये बोलता है कि जो वही इसके अंदर यही बोला गया कि जो हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है हमारी अपनी हिसाब से अथॉरिटी बना सकती है, सेटअप कर सकती है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एट्थ पॉइंट। एट्थ पॉइंट के अंदर ये बोला गया कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है हमारा, कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो हमारा जो रजिस्टर नहीं होगा उसको बेचा नहीं जाएगा। नाइन्थ पॉइंट हमसे ये बोलता है कि कोई भी, हाँ ये पॉइंट मेरे को इंपॉर्टेंट है। अगर मैं नाइन्थ पॉइंट के बारे में बात करूं तो नाइन्थ पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी चेंजेस लाने हैं तो बिल्डर पहले बिना पूछे कर देते थे चेंजेस, तो अब 2/3 ऑफ द अलॉटीज या बायर कह लो उनकी परमिशन लगेगी, उसके बाद ही आप चेंजेस कर सकते हैं। देखो ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं ये एक तरीके से समराइज फॉर्म है, इन सब के बारे में हम सेक्शंस में जाके दोबारा से पढ़ने वाले हैं, इसीलिए मैं फटाफट से कवर करता जा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो 10th पॉइंट है, 10th पॉइंट पढ़ते हैं। 10th पॉइंट के केस में ये बोला गया कि अगर किसी भी तरीके का स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होगा आपके घरों में, तो फ्लैट मिलने के 5 साल के बाद भी वो लायबिलिटी किसकी रहेगी? वो लायबिलिटी प्रमोटर की रहेगी, बिल्डर की रहेगी कि उसको ठीक करके दे अलॉटी को। अगर वो ठीक करके नहीं देता है तो वो या तो उतना अमाउंट दे जितना खर्चा होने वाला है, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड कंपनसेशन वगैरह सब कुछ देगा। इसके बारे में भी हम सेक्शन में जाके पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास 11th में ये बोला गया कि पहले कारपेट एरिया डिफाइन नहीं था, अब कारपेट एरिया डिफाइन है। 12th पॉइंट हमसे ये बोलता है कि पहले क्या करते थे लोग, कहीं और पैसा लगा देते थे, अब यहां पर ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगी कि सेक्शन में प्रोविजंस में डाल के कि 70% ऑफ द अमाउंट जो है आपको एक एक्सक्लूसिवली बैंक अकाउंट में जमा करना होगा और सिर्फ इसी पर्पस के लिए यूज करना होगा, एस्क्रो अकाउंट जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 13th पॉइंट हमसे कहता है कि जो बायर है उसको डिसीव, अगर इन केस अगर बायर को किसी भी तरीके से डिसीव किया गया, ठीक है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देके, फॉर एग्जांपल मैंने ये बोला कि मेरे जो फ्लैट्स हैं उसमें से एक फ्लैट अक्षय कुमार का भी है, ऐसा झूठ बोल के अगर मैंने किसी भी तरीके से किसी भी बंदे को ठगा तो उस केस में मेरे को वो पैसे वापस करने पड़ेंगे, ठीक है, और अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 14 पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है 15 पॉइंट। 15 पॉइंट हमें ये बताता है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रेरा। इसके अंदर ये बोला गया कि ये जो एक्ट है वो अप्लाई करता है जो हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स होते हैं प्लस जिसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट अब तक नहीं मिला होता है जब ये एक्ट आया था, लेकिन उनमें भी उनके ऊपर अप्लाई करता है जिसका 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का एरिया होता है, या फिर नंबर ऑफ फ्लैट्स या नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स जो वो बना रहे होते हैं, ऑल फेजेस को मिलाकर 8 से ज्यादा है तो उनके ऊपर ये अप्लाई करता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब सेक्शन नंबर 3 में मैं जाऊंगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 16th इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्टली मैं वही पॉइंट्स पढ़ रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पॉइंट नंबर 20 है। पॉइंट नंबर 20 के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो कहता है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो होते हैं अगर फेजेस में डेवलप होते हैं तो आपको ईच फेज का सेपरेटली रजिस्ट्रेशन लेना होगा, ठीक है। मतलब अगर मैंने बहुत सारे फेजेस में काम किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके फेजेस में काम किया, तो मुझे 8 रजिस्ट्रेशन अलग अलग लेने पड़ेंगे। किसके? प्रोजेक्ट के अलग, हर प्रोजेक्ट के अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे। उसके बाद कुछ एग्जम्पशंस है कि कब आपको जो है रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, तो मैंने आपको बता दिया, अगर 500 स्क्वायर मीटर से कम होगा तब, या नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स आपके सारे फेजेस को मिलाकर 8 से ऊपर नहीं गए तब, या फिर आपको एक्ट आने से पहले ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया था तब, या फिर आपने सिर्फ और सिर्फ रिपेयर्स और रेनोवेशन का काम किया है जिसमें कहीं से भी मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट और सेलिंग या नया अलॉटमेंट इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ आप रेनोवेशन और रिपेयर्स कर रहे हो, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट आता है जिसके अंदर ये बोला गया, जो ये यहां से यहां तक 22 से लेकर 24 तक पॉइंट जितने भी है ना, ये सारे के सारे रियल एस्टेट एजेंट से रिलेटेड पॉइंट्स है। तो आप लिख सकते हो ये पॉइंट जो रिलेटेड है वो रियल एस्टेट एजेंट से रिलेटेड है। इसके अंदर ये बोला गया कि जितने भी रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन लेना होता है, जब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे वो फैसिलिटेट नहीं करवा सकते कोई भी सेल, ठीक है। और जो ये सेल करवाएंगे, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये बोली गई कि ये सेल उन्हीं चीजों की करवाएंगे, पहले तो खुद को रजिस्टर करवाएंगे और ये उन्हीं प्रॉपर्टी की सेल करवाएंगे जो रजिस्टर्ड होगी रेरा अथॉरिटी के सामने, ठीक है, अथॉरिटी के पास। उसके बाद फंक्शंस क्या है? फंक्शंस यही है कि जो हमारे एजेंट्स होते हैं उनको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, किसी भी तरीके के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में नहीं जाना, ठीक है। उसके अलावा सारी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करनी है, जो अलॉटीज होंगे उसको, ठीक है, उनको सब कुछ सच बताना है, और सच अदर फंक्शन जो हमारा सेक्शंस में लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा रियल एस्टेट एजेंट के बारे में एक बात और बोली गई कि वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं, जो मैं आपको भी बता रहा था, रियल एस्टेट एजेंट जो है वो बार्ड होंगे कि जो से हमारे रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट नहीं है उनको, उनके बारे में उनकी सेल्स की फैसिलिटेशन ना करें, ठीक है। उसके बाद 25 से लेकर 28 पॉइंट तक जो है वो प्रमोटर से रिलेटेड है। प्रमोटर से रिलेटेड पॉइंट्स क्या है मैं आपको बता दूं। प्रमोटर से रिलेटेड पॉइंट्स यही बोले गए कि प्रमोटर क्या होगा, जब वो रजिस्ट्रेशन करवाने जाएगा तो उसे एक वेब पेज पे मतलब लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाता है, जिसके थ्रू से एक वेब पेज का वो मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा, और वहां पर वो सारी की सारी अपनी इंफॉर्मेशन, डिटेल्स वगैरह जो भी मांगी गई होगी वो प्रोवाइड करेगा फॉर द पब्लिक व्यूइंग, ठीक है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट जो इसके अंदर बोला जाता है, अगला पॉइंट इसके अंदर ये बोलता है कि जो वेबसाइट उसको प्रोवाइड करी जाएगी, जो भी वेबसाइट उसको दी जाएगी, उसके ऊपर वो सारे अपने
सारे रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स के या फिर जितने भी प्रोजेक्ट्स वो कंप्लीट कर चुका है सबके बारे में डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करेगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भी हर जगह पे बताएगा आपने क्या क्या जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके बारे में भी हर जगह, मतलब जैसे वो होता नहीं है कि अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को हर जगह लिखा जाएगा कि उसके पास ये रजिस्टर नंबर है और ये रजिस्ट्रेशन नंबर उसे रेरा से मिला हुआ है, और हर जगह मतलब लोगों को इन्फॉर्म करेगा कि उसने ये प्रोजेक्ट्स करे हैं, ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये प्रोजेक्ट्स उसके चल रहे हैं, उनके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई थी, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, नो वरीज। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ बातें और मैं बता दूं, एक 28 पॉइंट भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, जो सेक्शन में भी इंपॉर्टेंट मैं आपको मार्क कराऊंगा, कि कहता है जो एप्लीकेशन मनी या बुकिंग फीस जो हमारा अलॉटी से लिया जाएगा, किसके द्वारा, बिल्डर के द्वारा, वो 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अपार्टमेंट से ज्यादा नहीं है। पहले क्या होता था कि जो हमारा बुकिंग फीस ही बहुत ज्यादा ले ली जाती थी, तो अब यहां पर इसके ऊपर भी एक ब्रांड विथ लगाया और ये बोला गया कि 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अपार्टमेंट से ज्यादा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो अलॉटीज से रिलेटेड है। तो अगर मैं बात करूं 29 से लेकर आगे के पॉइंट जो है हमारे 29 से लेकर, ठीक है, 35 तक, 29 से लेकर 35 तक ये सारे ऑब्लिगेशन, ये सारी बातें जो है अलॉटीज से रिलेटेड है। तो इसके अंदर यही बात बोली गई, मैं अगर बताऊं तो आपको अलॉटी जो होता है वो एंटाइटल होता है, सारी इंफॉर्मेशन वो मांग सकता है और उसको प्रोवाइड करी जाएगी। दूसरी बात इसके अंदर ये बोला गया, जो अलॉटी होता है वो अगर कोई भी अगर टाइमली आपको पैसा नहीं, टाइमली आपको मतलब टाइमली एक तो पेमेंट करनी है, दूसरी बात अगर टाइमली आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो या फिर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो प्रमोटर आपको रिफंड करेगा और अलॉन्ग विद ऑल द इंटरेस्ट आपको सारा पैसा वापस करेगा। ठीक है, 31 पॉइंट हमसे बोलता है कि आपको सारी पेमेंट जो है टाइम पे करनी है, मैंने जैसा आपको बताया ही था। 32 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है वो यही लगता है, ये इसके बारे में पेपर में पूछा भी जा सकता है। कहता है अलॉटी को जो है फिजिकल पोजीशन लेनी पड़ेगी 2 महीने के अंदर अंदर, जैसे ही उसको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलता है, जैसे ही उसको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलता है उसके 2 मंथ्स के अंदर अंदर जो है अलॉटी को क्या लेना पड़ेगा, अलॉटी को फिजिकल पोजीशन लेना पड़ेगा। ये उसके ड्यूटीज पे भी आता है कि उसको लेना पड़ेगा, वरना उसको इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर अलॉटी टाइमली पैसा नहीं देता तो उसको भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है यार, पैसा अगर आप टाइमली नहीं दोगे तो बिल्डर के लिए थोड़ी है ये सेक्शन या ये प्रोविजंस जो आए हैं वो अलॉटी को भी तो रोकने के लिए आए हैं। इसके बाद जितने भी 36 से लेकर अगर मैं बात करूं तो 36 से लेकर जो है अथॉरिटीज के बारे में बात करी गई है कि एक अथॉरिटीज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी, उसके अंदर लोग होंगे, वो पावर्स को यूज करेंगे, वो देखेंगे कि लोग सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, और ये सारी चीजें इसके अंदर चल रही हैं। उसके बाद नीचे के पॉइंट्स जो है यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं तो 49 पॉइंट से जो है वो सारा का सारा 49 पॉइंट से अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो 49 पॉइंट जो है हमारा 49 पॉइंट जो है हमारा वो इसके बारे में बात करता है। 49 पॉइंट हमारा इसके बारे में डील करता है, जो हमारा एक सेकंड में खोल लूँ इसको। 49 पॉइंट जो है हमारा एप्रोप्रिएट उसके बारे में बात करता है, जो हमारा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे इस तरीके से डील करे जाते हैं। तो इसमें अगर ये जितने भी पॉइंट्स थे कि एप्लेट ट्रिब्यूनल क्या करेगा, एप्लेट ट्रिब्यूनल के पास एप्लेट ट्रिब्यूनल को भी अपॉइंट किया जाएगा, उसके बाद वो सारी चीजें इसके अंदर प्रोविजंस है जो हमारे लिखे गए हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में आपके बताया गया है। तो एप्लेट ट्रिब्यूनल किस तरीके से, मैं रेदर देन कि यहाँ पर एक एक पॉइंट पढ़ूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जब सेक्शन में जाऊँ तो उसको अच्छे से पढ़े, क्योंकि आप भी फिर इसके बाद ये लंबा हो जाएगा और फिर सेम बातें जब दोबारा रिपीट होंगी तो वो फायदा नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने ऊपर बता दी। उसके बाद अगर आप जैसा यहाँ देख सकते हैं यहाँ पेनल्टीज बताई गई हैं, तो सेम पेनल्टीज अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये आगे सेक्शंस में सेक्शन नंबर 60 की सीरीज स्टार्ट हो गई, वहां पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रमोटर्स की क्या क्या पेनल्टीज होंगी ये बताया गया है। ठीक है, उसके बाद रियल एस्टेट एजेंट्स की क्या पेनल्टी होंगी वो बताई गई हैं। ये सारी डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या उनकी पेनल्टीज होंगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो अलॉटीज की क्या क्या पेनल्टी होंगी वो बताई गई हैं। ठीक है, कंपनीज के ऊपर अगर कोई कंपनी गलत काम करती है उनके ऊपर क्या पेनल्टी होगी और किसके ऊपर पेनल्टी लगेगी कंपनी के केस में, ये भी बताया गया है। ठीक है, उसके अलावा जब आप चाहो तो अगर आप किसी के पास जाते हो तो उस केस में किस तरीके से डेल्ट किया जाएगा वो सारी चीजें बताई गई हैं कि कितने दिन के अंदर अंदर आपकी एप्लीकेशन को सुना जाएगा, कितने दिन के अंदर एप्लेट ट्रिब्यूनल को फैसला देना होगा। ये सारा क्रक्स है चैप्टर का, इसको आप रीड करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप सेक्शंस को भी रीड कर लेंगे दैट इज मोर देन एनफ। ठीक है, अब यहां पर स्कोप ऑफ रेरा दिया गया है और मुझे नहीं पता ये क्यों दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर सारे पॉइंट्स वही हैं जो अभी हमने पीछे पढ़े। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए ना, ये मान लो वो सारा पॉइंट है। अगर आप उसको छोड़ दो प्रोमिनेंट फीचर्स को, अगर सिर्फ और सिर्फ स्कोप पढ़ लो ना तो दैट्स इज मोर देन एनफ। मतलब आपको वो सारे इतने सारे पॉइंट्स रीड करने की जरूरत नहीं है, वही सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो स्कोप में लिखे हुए हैं। सिर्फ एक पॉइंट इसके अंदर जो है वो अलग है, इसके अंदर एक ही पॉइंट है जो अलग है जिसमें एक्स्ट्रा लिखा हुआ है और वो ये वाला पॉइंट है, वो मैं आपको रीड करके बताऊंगा वो क्या है। ठीक है, इसके अंदर ये बोला गया अगर किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर, ये भी सेम है लेकिन इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज बोली गई है। कहता है अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होता है या डिफेक्ट पाया जाता है आपके घर में, जो घर आपने दे दिया, ठीक है, जो बिल्डर ने वो घर अलॉटी को दे दिया, तो अगर 5 साल तक किसी भी तरीके का स्ट्रक्चरल डिफेक्ट मिलता है तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको ठीक करवाना होगा। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्रमोटर टू रेक्टिफाई सच डिफेक्ट विदाउट फर्दर चार्ज, बिना कुछ किसी पैसे, मतलब लोगों से बिना पैसे लिए, और कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर। एंड इन द इवेंट अगर प्रमोटर फेल कर जाता है रेक्टिफाई करवाने के लिए, तो जो भी अलॉटीज होते हैं, एग्रीव्ड अलॉटीज होते हैं, उनको एप्रोप्रिएट कंपनसेशन मिलेगा। ये बात मैंने आपको ऊपर ही बता दी थी, बस ये पॉइंट यहां पर थोड़ा इलेबोरेट करके था इसलिए मैंने बता दिया। बाकी कोई भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है इसके अंदर नया जो हम दोबारा से रीड करें। ठीक है, तो आप बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिएगा।
इसके बाद कुछ बेनिफिट्स हैं जो रेरा के आने की वजह से किसको हुए, जो रेरा के आने की वजह से उसको हुए, रेरा के आने की वजह से अलॉटीज को हुए। तो अलॉटीज को क्या बेनिफिट्स हुए मैं आपको बताना चाहूंगा। अलॉटीज को बेनिफिट्स क्या हुए, सबसे पहले तो 5 साल तक अगर आपका कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट मिलता है हो घर में तो वो कौन ठीक करवा के देगा, और सबसे पहले प्रमोटर ठीक करवा के देगा, ठीक है। अगर उसने ठीक नहीं करवाया तो उसके बाद आपको कंपनसेशन मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर डिले होता है पोजीशन में प्रोजेक्ट में तो आपको उसकी जगह क्या मिलेगा, आपको रिफंड भी मिल जाएगा अलॉन्ग विद ऑल द इंटरेस्ट। तीसरा पॉइंट इसके अंदर बोलता है रेरा जो होता है वो सारे के सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल है, तो एक तरीके से आपको एश्योरेंस भी मिलेगा और पूरा का पूरा प्रोटेक्शन भी मिलेगा आपको एक्ट में, ठीक है, जो पहले डर बना रहता था, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है कि पहले कारपेट एरिया जो था वो डिफाइन नहीं था, और कारपेट एरिया ना डिफाइन होने की वजह से क्या होता था कि मनमानी करते थे लोग बिल्डर अपनी, और अपने हिसाब से कारपेट एरिया को डिफाइन करते थे और एक्स्ट्रा चार्जेस लेते थे। उसके अलावा रेरा के आने की वजह से बायर्स का कॉन्फिडेंस भी बूट हुआ और वो लोग प्रोजेक्ट में पैसा लगाने लग गए जो बीच में बिल्कुल रुक गया था। उसके अलावा इसके अंदर एक और चीज आई कि 70% ऑफ द अमाउंट जो है अब उनका वो किसी और बिजनेस में यूज नहीं कर सकते, वो लोग इनको एक्सक्रो अकाउंट में रखना पड़ेगा, और प्रोपोर्शनेट ऑफ द प्रोजेक्ट जो है मतलब प्रोपोर्शनेटली उसको यूज करना होगा फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके साथ साथ इनको कंपनसेशन भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा अगर प्रोजेक्ट गलत इनके साथ कोई धोखेबाजी हुई, एडवर्टीजमेंट में गलत चीजें बताई गई, ठीक है, तो वो सारी चीजें। उसके अलावा प्रमोटर को सारी चीजें डिस्क्लोज करनी है अपने वेबसाइट पे, अगर उसके ऊपर कोई केसेस चल रहे होंगे या उसने कभी कोई डिफॉल्ट किया होगा तो वो सारी चीजें भी उसके ऊपर बताई जाएंगी। ऑब्लिगेशंस में आता है प्रमोटर की, जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसके फंक्शंस में ये बात बताई गई है। उसके अलावा प्रमोटर जो होगा वो पेनलाइज किया जाएगा अगर वो किसी भी तरीके की झूठी रिप्रेजेंटेशंस देता है, ठीक है। उसके अलावा उनको सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है प्रमोटर को बनाने होंगे, ठीक है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट सैंक्शन प्लान्स वगैरह जो है वो लेने होंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से और प्रोवाइड करने होंगे किसको, जो घर खरीदते हैं उनको, ठीक है। उसके अलावा प्रमोटर्स को अगर कोई एडिशन या कोई ऑल्ट्रेशन करना है प्रोजेक्ट में तो 2/3 ऑफ द अलॉटीज की परमिशन लगेगी, ठीक है, उनसे पूछे बिना नहीं कर सकता कोई भी चेंजेस। उसके अलावा जितना भी टाइटल वगैरह होगा वो सारे के सारे ट्रांसफर करेगा जिस भी लोगों ने घर खरीदे उन सबको, ठीक है। अब यहां पर सबसे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगता है, कहता है बोथ प्रमोटर एज वेल एज अलॉटी जो है वो लायबल होंगे सेम इंटरेस्ट ऑफ रेट के लिए। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, पहले क्या होता था जब रिफंड देने की बारी आती थी, इंटरेस्ट वगैरह देने की बारी आती थी तो बिल्डर क्या करते थे, उन्होंने प्रोजेक्ट में लिखा था हम आपको फॉर एग्जांपल 6% इंटरेस्ट देंगे, लेकिन अगर आपने डिले किया तो हम आपसे 20% इंटरेस्ट लेंगे। तो इस एक्ट ने इस चीज को रोका, बोला जितना बिल्डर लेगा उतना ही बिल्डर को देना भी पड़ेगा अगर उससे गलती हुई तो दोनों के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट लाया गया, ठीक है। उसके बाद अगर किसी भी तरीके का डिफेक्ट होता है आपके टाइटल में, मतलब आपने प्रॉपर्टी जो है जो उस प्रॉपर्टी पे वो घर बनाया गया है, फ्लैट बनाया गया है, उसके टाइटल में अगर किसी भी तरीके का डिफेक्ट होता है तो उस केस में आपका कोई भी बार्ड ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। मतलब अगर 10 साल बाद भी 30 साल बाद भी पता चलता है कि अगर आपके जो फ्लैट जहां पर बने गए हैं उस जमीन का टाइटल किसी और के पास है, वो टाइटल गवर्नमेंट से क्लियर नहीं हुआ था, कुछ भी गलत किया तो उसके लिए हमेशा बिल्डर ही लायबल रहेगा, ठीक है। उसके अलावा एप्लेट ट्रिब्यूनल्स वगैरह को बनाया गया कि अगर कोई बंदे के साथ गलत होता है तो वो ग्रीवेंसेस लेके जा सकता है। दैट्स इट। ये समराइज फॉर्म में मैंने आपको बताया कि चैप्टर में क्या था। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशंस। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को कवर करेंगे, फालतू डेफिनेशंस को ना पढ़िएगा ना मैं यही रिकमेंड करूंगा, पढ़ के जाना भी मत, मतलब बिकॉज टाइम नहीं है एक तो, और ऊपर से ना ओपन बुक है तो यू हैव द डेफिनेशन, और ऐसी डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है उसी पे फोकस रहता है आईसीआई का भी, ठीक है। तो आपको जो है फालतू की डेफिनेशंस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, फिर भी अगर आप एक रीड ले लेंगे तो आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमारे पास आता है एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन। एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है? एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन आती है इसके अंदर चार्ट के फॉर्म में मैं आपको बताता हूं। एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है कोई डॉक्यूमेंट जो डिस्क्राइब करता है एडवर्टीजमेंट थ्रू एनी मीडियम एंड इंक्लूड्स किसी भी तरीके का नोटिस, सर्कुलर या कोई भी डॉक्यूमेंट जो हमारा एक तरीके से पब्लिसिटी के लिए यूज किया जाता है। एडवर्टीजमेंट का मतलब लेमन लैंग्वेज में हम सबको पता है एडवर्टाइज करना, जो पैम्फलेट छपते हैं या टीवी पे आती है एड्स या किसी भी तरीके से हमें बताया जाता है उसको एडवर्टीजमेंट बोला जाता है, जिसका जहां पर इन्फॉर्म किया जाता है पर्सन को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के बारे में, जहां सेल के लिए ऑफर किया जाता है उसको, जहां इन्वाइट किया जाता है पर्सन को कि आ हमारा घर खरीद, या फिर जहां पर एडवांसेस वगैरह मांगे जाते हैं कि आपको इतना पैसा जमा करना है, जहां हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं आज 25% रुपया दो और 75% आपको अलॉटमेंट के बाद पे करना है, ऐसे एडवर्टीजमेंट मिलते हैं, तो इन सबको भी एडवर्टीजमेंट ही बोला जाता है। मोबाइल फोन्स, मैसेजेस के थ्रू तो भरमार लगी होती है कि हमारा घर ऐसे खरीदिए बेचिए वगैरह वगैरह, तो ये सारे चीजें मतलब सिंपल सी चीजें हैं यार, इन सबको भी एडवर्टीजमेंट में काउंट किया जाएगा। इसके बाद एक डेफिनेशन आती है जिसका नाम होता है एग्रीमेंट ऑफ सेल। इसको भी हम चार्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे। एग्रीमेंट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट ऑफ सेल का मतलब होता है दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट, प्रमोटर और अलॉटीज। प्रमोटर का मतलब हम सबको पता है बिल्डर, एंड द अलॉटीज इज द बायर। इन दोनों के बीच में जो बीबी के बीच में मतलब बिल्डर के बीच में और बायर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसे एग्रीमेंट फॉर सेल बोला जाता है। देन डेफिनेशन आती है अलॉटी की। अलॉटी की डेफिनेशन कौन होती है? हम सबको पता है, लेमन लैंग्वेज में हम सबको पता है जो बायर होता है उसको अलॉटी बोला जाता है। लेकिन यहां पर अगर मैं आपको बात करूं, बट इट डज नॉट इंक्लूड, अगर कोई बंदा रेंट पे लेता है प्रॉपर्टी, तो रेंट पे अगर आप प्रॉपर्टी लेते हो तो आप अलॉटी नहीं मान जाओगे, और ऑब्वियसली जब आप अलॉटी नहीं माने जाओगे तो रेरा आपके लिए नहीं है। आई एम सो सॉरी, रेरा आपके लिए नहीं है। आप टेनेंट हो, आपके लिए रेरा नहीं है। तो वो पर्सन जो प्लॉट, अपार्टमेंट, बिल्डिंग वगैरह जो इसको खरीदा जाता है, अलॉट किया जाता है, चाहे फ्री
फ्री होल्ड बेसिस पे हो चाहे लीज होल्ड बेसिस पे हो, किसके द्वारा ट्रांसफर किया जाता है, प्रमोटर के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है. इट इंक्लूड्स द पर्सन हु सब्सिक्वेंटली एक्वायर्स द सेड अलॉटमेंट थ्रू सेल, ट्रांसफर और अदरवाइज, मतलब जो सेल के थ्रू, ट्रांसफर के थ्रू या किसी भी थ्रू अपने अपने नाम पे प्रॉपर्टी लेता है या अपने नाम पे प्रॉपर्टी करवाता है तो उसको माना जाता है. लेकिन इसके अंदर वो लोग इंक्लूड नहीं होते जिन्होंने रेंट पे प्रॉपर्टीज लिए रखी हैं. जिन्होंने रेंट पे प्रॉपर्टीज ले रखी हैं वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते. बस इतनी बात याद रखना, बायर डज नॉट इंक्लूड द टेनेंट. बस इसके बाद अपार्टमेंट की डेफिनेशन थोड़ी बड़ी डेफिनेशन है, लेकिन इसके अंदर वेगनेस बहुत है. वेगनेस इन द सेंस कि अपार्टमेंट, अगर आप नीचे लाइन पढ़ेंगे तो अपार्टमेंट इज वेरी वाइड इन एडिशन टू द नेम्स जो ऊपर गिवन है, जैसे यूनिट हो गया, फ्लैट हो गया, ऑफिस हो गया, शोरूम हो गया, शॉप हो गया, गोडाउन हो गया, प्रेमाइसेस हो गया, सूट हो गया, टेनेंट हो गया, यूनिट्स हो गए एंड एनी अदर नेम जिसको अपार्टमेंट बोला जा सकता है. तो इसको बहुत, यहाँ नीचे खुद आईसीए ने भी लिख के दिया कि इसके अलावा भी जो है और नाम हो सकते हैं. तो आपको इतना याद रखना है कि अपार्टमेंट का मतलब होता है किसी भी तरीके की जो होती है, ऐसे तरीके ब्लॉक हो गया, चैम्बर हो गया, ड्वेलिंग यूनिट्स हो गए, फ्लैट हो गए, ऑफिस हो गए, शोरूम हो गए, शॉप हो गए, गोडाउन हो गए, प्रीमाइसेस हो गए, सूट्स हो गए, टेनेंटमेंट हो गए, यूनिट्स हो गए, वट एवर नेम कॉल्ड इंक्लूडिंग वन और मोर रूम्स और एनक्लोज्ड प्लेसेस. तो इन सबको गोडाउन्स हो गए, इन सबको भी ऑफिस हो गए, शॉप्स हो गए, इन सबको अपार्टमेंट बोला जाएगा. लेकिन एक चीज याद रखना, जो हमारे रॉ हाउसेज होते हैं और जो प्लॉट्स होते हैं अदर देन रॉ हाउसेज एंड प्लॉट्स, उनको अपार्टमेंट नहीं बोला जाएगा. किसको अपार्टमेंट नहीं बोला जाएगा? दोबारा से बोल रहा हूं, सबको अपार्टमेंट बोला जाएगा. बस इतना ध्यान रखना, रॉ हाउसेज एंड प्लॉट्स को अपार्टमेंट नहीं बोला जाएगा. किसको नहीं बोला जाएगा? जो हमारे रॉ हाउसेज होते हैं और जो हमारे प्लॉट्स होते हैं उनको अपार्टमेंट नहीं बोला जाएगा. ये लोग अपार्टमेंट नहीं होते. ठीक है, बस इतनी बात ध्यान रखनी है, बाकी सबको अपार्टमेंट बोलना है. इसके बाद एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन एंड ऑल, बिल्डिंग की डेफिनेशन, स्ट्रक्चरल होता है बिल्डिंग की डेफिनेशन. उसके बाद हाँ, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में हमारे पास आता है कारपेट एरिया. कारपेट एरिया की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं. कहता है कारपेट एरिया का मतलब क्या होता है? कारपेट एरिया का मतलब होता है यूजेबल फ्लोर एरिया बाय ऑफ एन अपार्टमेंट, मतलब बाय द जो हमारा अलॉटी होता है, मतलब जिसको जो बंदा बायर होता है, जो खरीदता है घर, तो कारपेट एरिया का मतलब होता है वो एरिया जो यूज किया जाएगा किसके द्वारा? ऑफ एन अपार्टमेंट बाय द बायर. अब इसके अंदर कुछ चीजें इंक्लूड करी गई और कुछ चीजें एक्सक्लूड करी गई, तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी चीजें एक्सक्लूड करी गई. कहता है कारपेट एरिया में एरिया जो कवर्ड है एक्सटर्नल वॉल्स के द्वारा वो एक्सक्लूड किया गया. दूसरा, एरिया अंडर द सर्विस शाफ्ट्स वो एक्सक्लूड किया गया. जो बालकनी और वरांडा है उनको एक्सक्लूड किया गया. ओपन टेरेस एरिया को एक्सक्लूड किया गया और कुछ चीजों को इंक्लूड करा गया. सच एरिया दैट इंक्लूड्स द एरिया कवर्ड एंड इंटरनल पार्टीशन वॉल्स को इंक्लूड किया गया. पहले क्या होता था? अर्लियर प्रॉब्लम्स क्या आती थी? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. पहले प्रॉब्लम ये आती थी ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द स्टैंडर्ड डेफिनेशन. बिल्डर्स होते थे कारपेट एरिया को अपने हिसाब से डिफाइन करते थे और ज्यादा चार्जेस लेते थे कारपेट एरिया के बेसिस पे. तो क्योंकि आपको पता होगा, अगर आपने कभी घर खरीदा होगा इस तरीके से, तो आपको पता होगा कि जो कारपेट एरिया होता है उसके बेसिस पे जो है पैसे लिए जाते हैं. तो यहां पर कारपेट एरिया को डिफाइन किया गया और बोला गया एक्सटर्नल वॉल्स हो गए, सर्विस शाफ्ट्स हो गए, बालकनी और वरांडा एरिया हो गया या टेरेस एरिया हो गया, इनको एक्सक्लूड करा जा रहा है किससे? डेफिनेशन से, कारपेट एरिया की डेफिनेशन से. ठीक है, उसके बाद कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, वही कमेंसमेंट सर्टिफिकेट जहां पर परमिशन मिलती है कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी को, उसको बोला जाता है. अब यहां पर आती है एक डेफिनेशन जिसका नाम होता है कॉमन एरियाज. कॉमन एरियाज हम सबको पता है, कॉमन एरियाज वो होते हैं जो हमारे जहां पर प्रोजेक्ट्स वो बनाए जाते हैं, जहां पर यार कॉमन एरिया क्या होता है? जैसे आपकी सोसाइटीज होती हैं, ठीक है, तो ऐसी एरिया जो सबके द्वारा यूज किया जाता है, पार्क्स हो गए, ठीक है. उसके बाद हमारा वॉचमैन्स वगैरह की हो गई जगह, अदर पर्सनल्स की जगह हो गई, क्लब हाउस हो गया, उसके बाद जिम हो गया, टेंपल हो गया जो हमारा होता है, स्विमिंग पूल्स हो गए या हेल्थ क्लब्स हो गए. तो जो हमारे ऐसे क्लब्स होते हैं सोसाइटी में जो सबके लिए द्वारा यूज करे जाते हैं, ठीक है, तो उन सबको समअप करके कॉमन एरिया बोला जाता है. जैसे कि बेसमेंट्स हो गए, कॉमन बेसमेंट, टेरेस, पार्क्स, प्ले एरियाज, ओपन पार्किंग एरिया, जैसे मैंने आपको बताया, वॉचमैन और वार्ड स्टाफ की जगह, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, सैनिटेशन का कनेक्शन हो गया. ठीक है, उसके अलावा अदर फैसिलिटी जो भी हमारा जब सब मिलकर यूज कर सकते हैं, जैसे लिफ्ट्स हो गई, स्टेयरकेस हो गई, ठीक है, लिफ्ट लॉबीज हो गई, फायर एस्केप्स हो गए, तो जहां कॉमनली यूज के लिए डाला गया है वहां पर बोला जाता है. कई बार तो ऐसा होता है, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कॉमन एरिया डिफाइन है. तो कुछ क्लैरिफिकेशन भी डाली गई एग्जांपल के थ्रू. अगर आप पढ़े तो एग्जांपल के थ्रू बोला गया है. तो सबसे पहला यही बोला गया है एग्जांपल के थ्रू कि हमारा क्या ओपन एरिया जो होता है वो कॉमन एरिया में होता है, या ओपन पार्किंग एरिया को भी कॉमन एरिया माना जाता है. जो ओपन पार्किंग होती है ना, जहां गाड़ियां बाहर खड़ी रहती हैं, जब पर्सनल पार्किंग नहीं, ओपन पार्किंग एरियाज को भी बोला जाता है. ठीक है, उसके अलावा जो हमारी कमर्शियल फैसिलिटीज और कम्युनिटी बनाई जाती है, इसके बाद कॉमन एरिया में इंक्लूड करे जाता है. जो कम्युनिटी वगैरह होती है, जो हमारे क्लब्स वगैरह होते हैं, उनको भी ओपन एरिया माना जाता है. ठीक है, इसके बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या होता है? कंप्लीशन सर्टिफिकेट हम सबको पता है, जो अथॉरिटी होती है वो आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट देती है कि आपका प्रॉपर तरीके से काम पूरा हो चुका है. ठीक है, उसके बाद एक डेफिनेशन आती है जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है, गैराज की डेफिनेशन. गैराज की डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गैराज की डेफिनेशन के अंदर ये बोला जाता है, गैराज इज अ प्लेस विद अ प्रोजेक्ट हैविंग अ रूफ एंड वॉल ऑन द थ्री साइड ऑफ द पार्किंग एनी व्हीकल बट डज नॉट इंक्लूड
एनी एनक्लोज और अनकवर्ड पार्किंग। गैराज का मतलब होता है जो पार्किंग एरिया दिया जाता है, जब आपके पास शेडोड पार्किंग एरिया होता है, जो एक पर्सनल पार्किंग एरिया होता है जहां पर आप गाड़ी खड़ी करते हैं, लेकिन कोई भी ओपन एरिया में अगर पार्किंग है तो उसको गैराज नहीं माना जाएगा। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, यू कैन इग्नोर इट और यू वांट टू डू तो आप कर सकते हैं। इंटरेस्ट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इंटरेस्ट का मतलब द इंटरेस्ट पेबल बाय द प्रमोटर और द अलॉटी एज द केस में भी, और एक्सप्लेनेशन में ये बात बोली गई कि दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ही देना है, इक्वल रेट ऑफ इंटरेस्ट ही देना है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास इंटरनल डेवलपमेंट वर्क्स, मेरे ख्याल से आप अगर आप पढ़ लोगे तो इसमें चलेगा। इंटरनल डेवलपमेंट वर्क्स का मतलब होता है जो रोड्स होते हैं, फुटपाथ होते हैं, वाटर सप्लाई होते हैं, ड्रेन्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, कम्युनिटी प्रोविजंस होते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है, ये सारी चीजें जो होती है, वाटर कंजर्वेशन प्लांट्स होते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो होते हैं, वो सारे के सारे इंटर डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जो होता है, वो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जो होता है अलॉट किया जाता है अलॉटीज को कि भाई ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिया गया है, अब आप अपना घर ले सकते हैं। और अलॉटीज की जिम्मेदारी मैंने आपको बताई कि थी 2 महीने के अंदर अंदर उनको वापस से मतलब 2 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट उनको घर में घर लेना होगा, घर की पोजीशन लेनी होगी। पर्सन की डेफिनेशन भैया इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, एओपी, बीओआई, एजेपी एंड ऑल। प्लानिंग एरिया इज द एरिया। ठीक है, उसके अलावा प्रमोटर्स, हाँ प्रमोटर्स की डेफिनेशन देखो, इतनी बड़ी डेफिनेशन है प्रमोटर की। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो प्रमोटर की डेफिनेशन इज वेरी वेरी बिग। ठीक है, प्रमोटर की डेफिनेशन अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो प्रमोटर कौन होता है, मैंने आपको बताया था प्रमोटर वो बंदा होता है जो हमारा बिल्डर होता है। ठीक है, तो उसके अंदर अब आपको क्या लगता है इसके अंदर जो डेफिनेशन होगी उसने क्या बोला होगा, इसने अलग अलग विभिन्न प्रकार से प्रमोटर को डिफाइन करने की कोशिश करी है और इतनी बड़ी डेफिनेशन बना के दे दी है। अब आपको क्या लगता है, आपको इतनी बड़ी डेफिनेशन याद रखनी है? कोई जरूरत नहीं है याद रखने की, क्योंकि आपका वैसे ही ओपन बुक है यार। ठीक है, तो मतलब मोटी मोटी तौर पे अगर आप इतनी बात ध्यान रखें कि प्रमोटर का मतलब जो होता है वो ये होता है कि जो हमारे प्रमोटर का मतलब अगर मैं बता दूं तो वो होता है जो हमारे बिल्डर्स होते हैं। ठीक है, तो बिल्डर्स अगर आप वर्ड याद रखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको रीड करना है तो आप कर लीजिएगा, मैं फिलहाल आगे बढ़ता हूं। और मेरे को सिर्फ इतना आपको बताना है कि प्रमोटर का मतलब वो बंदा जो कंस्ट्रक्ट करता है, कॉस्ट टू कंस्ट्रक्ट करता है, इंडिपेंडेंट बिल्डर्स को भी बोला जाता है। ठीक है, जो डेवलप करते हैं लैंड प्रोजेक्ट्स वगैरह पे, डेवलपमेंट अथॉरिटीज वगैरह से परमिशन लेते हैं। ठीक है, उस सबको प्रमोटर बोला जाएगा। मिला जुला के अगर सिंपल सी बात करूँ ना तो प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जो बिल्डर होते हैं। ठीक है, और आप एक रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो प्रोस्पेक्टस होता है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है। रियल एस्टेट एजेंट कौन होते हैं, बच्चे को पता है रियल एस्टेट एजेंट कौन होते हैं, वो बंदे जो हमारी सेल को फैसिलिटेट करवाते हैं, जो नेगोशिएट करते हैं, आगे सेल वगैरह करवाते हैं, और इनको भी रजिस्टर होना पड़ता है, जैसा हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 अब आता है डेफिनेशंस इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन सेक्शंस। ठीक है, तो डेफिनेशंस पे जितना टाइम देना चाहिए था मैंने उतना दे दिया है, हाफ एन आवर के आसपास, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को अच्छे से कवर किया है। ठीक है, वो प्रमोटर की डेफिनेशन जो सबसे बड़ी डेफिनेशन थी आपने देखा होगा, उसको मैंने नहीं पढ़ाया। आप अगर रीड करोगे तो आपको भी उसका निष्कर्ष ज्यादा नहीं निकलेगा। बहुत सिंपल सी चीजें हैं कि आपको बिल्डर वर्ड याद रखना है, और उस पर कभी भी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा कि प्रमोटर की डेफिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो और ऐसा कोई केस लॉ भी डिफाइन नहीं किया जाएगा। फ्रेम जो केस लॉस करे जाते हैं वो सेक्शंस के बेसिस पे करे जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस, मैक्सिमम टाइम्स तो ऐसा ही होता है, और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, वो सारी डेफिनेशंस तो सिर्फ एक तरीके से ये है कि आपको कोई चीज टर्म जो है डिफाइन करी गई है। ठीक है, अब लॉ क्या कह रहा है उसके बारे में आपको जानने के लिए सेक्शन ही पढ़ने पड़ेंगे, प्रोविजन ही पढ़ने पड़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको निष्कर्ष बताऊंगा सीधा सीधा, क्योंकि ऑलरेडी जो है बहुत टाइम लग चुका है। एक एक पेज पढ़ के मैं एक एक वर्ड पढ़ के नहीं बताऊंगा, सीधा समराइज फॉर्म में बताऊंगा कि ये सेक्शन आपसे क्या कहता है, और हर पॉइंट के बारे में बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉइंट छूटेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 कहता है कि प्रायर रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विद रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। जैसे जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब मैं बेस समझा रहा था आपको, बेसिक समझा रहा था, तभी मैंने आपको बताया था कि जितने भी जब ये एक्ट आया था तो जितने भी प्रोजेक्ट्स थे जो ऑनगोइंग थे और जिनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला था, उन लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। तो यहां पर सबसे पहला सेक्शन ये बोलता है कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी प्रोजेक्ट का एडवर्टीजमेंट, कोई भी सेल, कोई भी मार्केटिंग या किसी भी तरीके की बुकिंग नहीं करी जाएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट इसके अंदर जो बोलता है वो ये बोलता है जिसका कंपटीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है विद इन 3 मंथ्स उनको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। कितने महीने के अंदर अंदर? 3 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। तो मैंने आपको बताया था जिसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं और ये एक्ट आ गया है तो उनको 3 मंथ्स के अंदर अंदर, यहाँ टाइम पीरियड बता दिया गया, 3 मंथ्स के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट अप्लाई करना होगा। किसके लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, किसके पास? अथॉरिटी के पास। इसके अलावा इसके अंदर बोला गया है कि अगर अथॉरिटी चाहे अगर हमारी अथॉरिटी चाहे तो वो किसी और लोगों को भी बोल सकती है कि आपको भी रजिस्ट्रेशन लेना इंपॉर्टेंट है, और उनको पावर दी गई अथॉरिटी को कि आप इनके अलावा भी कुछ लोगों को बोल सकते हैं कि आपको भी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। फॉर एग्जांपल जिनका प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो अथॉरिटी ऐसा कर सकती है, उनको बोल सकती है कि तू भी रजिस्ट्रेशन ले ले भाई। ठीक है, बस ये पावर देके रखा गया है। उसके अलावा अगर रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, इस वाले प्रोविजन में ये बोला गया इनकेस अगर एब्सेंस है रजिस्ट्रेशन का, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो प्रोजेक्ट का तो
प्रमोटर एडवर्टीजमेंट, सेल, मार्केटिंग एक्सेट्रा नहीं कर सकता। बहुत सिंपल तरीके से यही बात बोली गई। तो अगर मैं इसका निष्कर्ष बताऊं ना, तो सिंपल सी चीज है, सेक्शन नंबर 3 में ये बोला गया कि अगर कोई भी हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है और ये एक्ट आ गया है, तो 3 मंथ्स के अंदर अंदर अप्लाई कर दीजिए रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो ना ही आप एडवर्टाइज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट को, ना ही सेल कर सकते हो, ना ही आप बुकिंग करवा सकते हो, ना ही आप मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस देके रखी, जिसके एक्सेप्शंस मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एग्जाम्पशन दिया है, एक्सेप्शंस कह लो, एग्जाम्पशन दिया जिसका 500 स्क्वायर मीटर से कम है उनको एग्जाम्पशन दिया है। उसके अलावा जिनका 8 फ्लैट से कम है, जो 8 फ्लैट्स या 8 अपार्टमेंट से कम है बिना इंक्लूसिव ऑफ ऑल द फेजेस, तो उनको भी मना किया गया। हाउएवर, लेकिन अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है इन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, तो 500 स्क्वायर मीटर से या 8 अपार्टमेंट से कुछ वो कम कर सकता है, मतलब नेसेसरी चेंजेस कर सकता है और उनको भी बोल सकता है कि आप भी रजिस्ट्रेशन करवाइए। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने नहीं बोला है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर 500 स्क्वायर मीटर से एरिया कम है और 8 फ्लैट से या 8 अपार्टमेंट से कम है, फेजेस से कम है, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड द सेकंड पॉइंट, जहां पर आपका प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल रखा है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड द थर्ड पॉइंट इज, जब आप रिपेयर्स या रीडेवलपमेंट के लिए आप काम कर रहे हैं, रिपेयर्स एंड रीडेवलपमेंट के लिए आप काम कर रहे हैं और वहां पर जो है आपका किसी भी तरीके से सेल, मार्केटिंग, सेलिंग या एडवर्टीजमेंट का काम नहीं इन्वॉल्व है, तो वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, एक्सेप्शंस में डाल दिए गए हैं। तो सेक्शन नंबर 3 3 चीजों से डील करता है। अगर मैं आपको बता दूं तो 3 चीजों से सेक्शन नंबर 3 डील करता है। सबसे पहला कि 3 महीने में रजिस्ट्रेशन लेना होगा ऑफ द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। सेकंड पॉइंट, प्रोविजंस अप्लाई तभी करेंगे आपके ऊपर जब आप रजिस्टर्ड होगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हो तो आप एडवर्टीज नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, एंड ना ही आप बुकिंग करवा सकते, ना ही आप मार्केटिंग कर सकते। और कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं, जो 3 एक्सेप्शंस है वो आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने आपको यहां पर बता दिए तीनों एक्सेप्शन। ठीक है, आपको 3 एक्सेप्शन दी गई है। तो सेक्शन नंबर 3 सिर्फ इन तीनों चीजों से डील करता है। अब हमारे पास सेक्शन नंबर 4 आता है। सेक्शन नंबर 4 बहुत सिंपल सी चीज कहता है, जब भी आप एप्लीकेशन फाइल करोगे रजिस्ट्रेशन के लिए, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ फाइल करना है। अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर करवाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, और वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से देने होंगे वो नीचे पूरी लिस्ट दी गई है कि आपको ब्रीफ डिटेल्स देनी है। मैं फटाफट से बता देता हूं, ब्रीफ डिटेल्स देनी है कि आपने अपना नाम देना है, रजिस्टर एड्रेस देना है, टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस देनी है, मतलब अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशन देनी है, फोटोग्राफ वगैरह देनी है अपनी। उसके बाद पिछले 5 साल में आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है, या आपके ऊपर कौन कौन से केसेस पेंडिंग है, हर टाइप के जो पेमेंट्स वगैरह पेंडिंग है उन सबके बारे में डिटेल्स देनी है। ठीक है, उसके अलावा कॉपी ऑफ अप्रूवल्स देना है, जो आपने काम स्टार्ट करवाया उसके अप्रूवल्स की कॉपी देनी है। सैंक्शन प्लान हो गया, लेआउट प्लान हो गया, स्पेसिफिकेशन हो गया, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपने अप्रूवल लिए हैं वो सारे आपको उसके अंदर देने हैं डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, उसके अलावा आपका जो प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है, ड्रिंकिंग फैसिलिटीज, फायर फाइटिंग फैसिलिटी, इन सब के अप्रूवल्स आपको प्रोवाइड करने हैं, इन सब के डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, उसके अलावा जो लैंड जिस पे आप बना रहे हो उसके टाइटल क्लियर है, उसके बारे में डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। ठीक है, उसके अलावा जो कारपेट एरिया वगैरह है उसके बेसिस है आपके, वो सारे के सारे आपको प्रोवाइड करने हैं। नंबर एंड एरिया ऑफ गैराज जो आप सेल कर रहे हो प्रोजेक्ट में, उसकी डिटेल्स आपको फाइल करनी है। ये सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन भी देना है, साथ में एक डिक्लेरेशन भी देना है अलॉन्ग विद एफिडेविट, जिसमें प्रमोटर के साइन होंगे और या फिर कोई और बंदा जिसको ऑथराइज कर रखा हो प्रमोटर ने उसके साइन होंगे। अब उस डिक्लेरेशन में आपको क्या क्या डिटेल्स प्रोवाइड करनी है? उस डिक्लेरेशन में आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड करनी है कि जो हमारा लैंड है उसका लीगल टाइटल आपके नाम पे है, तो जो लैंड है वो फ्री फ्रॉम ऑल द एनकम्बरेंसेस है, और जो टाइम लिमिट आपने दी है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की, उतने टाइम पीरियड में आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करोगे। मतलब यहां पर वादा लिया जा रहा है, एक तरीके से डिक्लेरेशन लिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपसे यह भी वादा लिया जा रहा है कि 70% ऑफ द अमाउंट, 70% ऑफ द अमाउंट, 70% ऑफ द अमाउंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनेगा। 70% ऑफ द अमाउंट जो है आप एस्क्रो अकाउंट में रखोगे, एस्क्रो अकाउंट में रखोगे इस प्रोजेक्ट का, और कहीं और नहीं लगाओगे। अगला पॉइंट हमसे क्या बोलता है? अगला पॉइंट हमसे ये बोलता है कि आप विड्रॉल तभी उसी प्रोपोर्शन में करोगे जिस प्रोपोर्शन में परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट होगा। इट इज प्रोवाइडेड दैट कि आप उसी प्रोपोर्शन में विड्रॉ करोगे अमाउंट को ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ द परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जहां नेसेसिटीज होगी और जिस प्रोपोर्शन में आपका काम चल रहा होगा उस प्रोपोर्शन में। ठीक है, क्योंकि डिटेल्स प्रोवाइड करी जाती है ना अलॉटी को कि पहले इतने फ्रेम तक काम होगा, फिर इतने फ्रेम तक काम होगा, इस प्रोपोर्शन में ही पैसा निकाला जाएगा। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जब भी आप विड्रॉल कर रहे होगे पैसा को, जब भी आप विड्रॉल कर रहे होगे पैसों को एक्सक्रो अकाउंट से, तो आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होगा इंजीनियर का, आर्किटेक्ट का एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट का। अगला पॉइंट हमसे ये कहता है कि 6 महीने के अंदर अंदर, आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 6 मंथ्स के अंदर अंदर, आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना होगा, या फिर और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो चेक करेगा कि आपने जो पैसा निकाला है वो इन द प्रोपोर्शन ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट निकाला है या नहीं निकाला है, और आपने उसमें से कितना पैसा जो है प्रोजेक्ट के लिए यूज किया है। और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है अथॉरिटी को प्रोवाइड करेगा कि इस बंदे ने सही से काम किया है नहीं किया। मतलब ऑडिट भी करवाया जाएगा सीए के द्वारा, और ये ऑडिट कौन करवाएगा? खुद जो पार्टी है, जो हमारा बिल्डर है वो करवाएगा, और इस बारे में डिक्लेरेशन लिया जा रहा है। और ये पैसा जो एस्क्रो अकाउंट है वो आपको शेड्यूल बैंक में मेंटेन करके रखना है। ठीक है, उसके अलावा बाकी जो पेंडिंग अप्रूवल्स वगैरह है वो सारे के सारे वो प्रोवाइड करेगा, और जो भी हमारे अदर डॉक्यूमेंट्स, सच अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे प्रोवाइड करेगा। दैट्स इट। उसके अलावा हमारे पास अगला सेक्शन
आता है सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 कहता है कि जब आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया अलॉन्ग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स, आपको 30 डेज के अंदर अंदर जो है रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, अगर उनको सब कुछ सही लगा तो, या फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जब भी रिजेक्ट करेंगे तो आपको एक चीज जरूर देंगे, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसको कहा जाता है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर बोला गया कि अगर 30 दिन के अंदर अंदर कोई जवाब नहीं आया, 30 दिन के अंदर अंदर कोई जवाब नहीं आया, तो आपको डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड मान लिया जाएगा, डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड मान लिया जाएगा, डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड मान लिया जाएगा, डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड मान लिया जाएगा। ठीक है, अगर 30 डेज के अंदर अंदर कुछ भी जवाब नहीं दिया, ठीक है, अथॉरिटी ने, तो उस केस में आपको डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड मान लिया जाएगा। और 7 दिन के अंदर अंदर अथॉरिटी को आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड देना पड़ेगा, जिसके थ्रू आपको वेब पेज का एक्सेस मिलेगा और वहां पर आप अपनी सारी डिटेल्स फर्निश करोगे जनरल पब्लिक के देखने के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 30 डेज के अंदर अंदर आपको प्रोवाइड करेंगे, 30 डेज में जवाब देंगे हाँ या ना, अगर ना बोला तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, और अगर कुछ भी नहीं जवाब दिया तो 7 आपको जो है डीम टू बी रजिस्टर्ड मान लिया जाएगा 30 डेज के अंदर, 30 डेज के बाद। और 7 दिन के अंदर उनकी ड्यूटी बनती है, उनकी ऑब्लिगेशन बनती है कि वो आपको जो है लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करें। इसके बाद सेक्शन नंबर 6 आता है। सेक्शन नंबर 6 कहता है कि जो आपने रजिस्ट्रेशन लिया है वो उतने ही पीरियड तक वैलिड होगा जितने पीरियड तक के लिए आपने बोला होगा, वादा किया होगा कि इतने टाइम तक मैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन इन केस अगर आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं प्रोजेक्ट को, तो आपको मैक्सिमम 1 ईयर का एक्सटेंशन मिलेगा। लेकिन वो 1 ईयर का एक्सटेंशन जो आपको मिलेगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स मेजर के केस में ही मिलेगा। और फोर्स मेजर का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस, जैसे बाढ़ आ गई, आग लग गई, एनीथिंग लाइक दिस, कि अगर कुछ आ गया, तूफान आ गया, कुछ भी ऐसा कुछ हो गया जो हमारे हाथ में नहीं है, तो फोर्स मेजर हो गया, तो उस केस में ही आपको एक्सटेंशन मिलेगा, और वरना किसी और केस में आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। और मैक्सिमम एक्सटेंशन आपका सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर का होगा। तो सिर्फ इतना सा याद रखना है कि फोर्स मेजर में मिलेगा और मैक्सिमम एक्सटेंशन आपको 1 साल का मिलेगा। एप्लीकेशन आप एक्सटेंशन की फाइल करोगे और उसे अगर रिजेक्ट किया जा रहा है अथॉरिटी के द्वारा, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, ये बात तो आपको पता ही है। उसके अलावा फोर्स मेजर की डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया। फोर्स मेजर का मतलब होता है बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, फायर हो गया, साइक्लोन हो गया, अर्थक्वेक आ गया, फलाना फलाना फलाना। ठीक है, इसके बाद सेक्शन नंबर 7 आता है। सेक्शन नंबर 7 कहता है कि अगर आपने कुछ गलत काम किया तो आपका रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाया जा सकता है। कौन? तो अथॉरिटी आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकती है। कब कब करेगी? जब आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम नहीं किया, किसी भी तरीके का डिफॉल्ट किया रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने में। सेकंड पॉइंट हमसे क्या कहता है? सेकंड पॉइंट हमसे ये कहता है कि अगर आपने वॉलेट करे कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस लॉ के। उसका थर्ड पॉइंट हमसे ये कहता है कि अगर आपने कोई भी अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस करी, अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस करी, तो उसको भी उस टाइम भी आपका कैंसिल हो सकता है। और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है, वो सारी बातें बताई गई है कि फॉल्सली रिप्रेजेंट कर रहे हो, कोई भी गलत स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, फॉल्स और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशंस दे रहे हो, तो कोई भी सच अदर थिंग्स जो जिसको अनफेयर माना गया है, अगर आपने ऐसा किया है तो उस केस में आपका जो है उसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस माना जाएगा और आपका रेवोकेशन हो सकता है रजिस्ट्रेशन का। एंड द लास्ट वन, जब आप किसी भी तरीके से फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस में हो तो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस के केस में भी आपका रेवोकेशन हो सकता है। इसके अंदर ये बोला गया कि कितने 30 डेज के अंदर आपको नोटिस दिया जाएगा रिवोक करने से पहले। ठीक है, 30 डेज का नोटिस दिया जाएगा आपको रिवोक करने से पहले कि आपको जवाब देना है कि क्यों आपका जो है रेवोकेशन ना किया जाए। मतलब ऑब्वियसली आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो, ऐसा अथॉरिटी को लगता है, और आपका जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा है। तो हे बिल्डर, बताओ क्यों आपका रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल ना करें। तो अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, एक तरीके से शो कॉज नोटिस मान लो इसको। ठीक है, उसके अलावा अगर आपकी बात से वो सेटिस्फाइड होते हैं, सहमत होते हैं, तो हो सकता है वो लोग क्या करें, वो आपके ऊपर वो रेवोकेशन ना करके आपके ऊपर कुछ कंडीशंस इंपोज कर दें कि आगे से इस तरीके से काम करना, आगे से इस तरीके से काम करना। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस वो इंपोज कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, ना पूरा का पूरा कैंसिल ना करके। लेकिन अगर आपका रेवोकेशन हो जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रमोटर को ये सारी बात वेबसाइट पे बतानी पड़ेगी कि मेरा ऐसे ऐसे रेवोकेशन कर लिया गया है, मेरे से छीन लिया गया है, मैं बहुत ही गलत आदमी हूं, मैं धोखेबाज आदमी हूं, मेरे से छीन लिया गया, मैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में लगा हुआ था, मैंने वॉलेट्स के टर्म्स एंड कंडीशंस, और मेरे से रेवोकेशन कर लिया गया है मेरे सर्टिफिकेट का। ये बात आपको वेबसाइट पे बतानी पड़ेगी, डिटेल्स बतानी पड़ेगी। और जो बैंक अकाउंट था जहां पर आपने पैसा जमा किया, उसको फ्रीज कर दिया जाएगा अथॉरिटी के द्वारा। उसको बोल दिया जाएगा शेड्यूल बैंक को, ये पैसा निकालने ना दिया जाए इस बंदे को, क्योंकि इसके हमने कैंसिल कर दिया है, हमने कैंसिल कर दिया रजिस्ट्रेशन, और अब ये भाग ना जाए पैसा निकाल के, इसलिए उसको फ्रीज करा जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर हमारे पास अगला सेक्शन नंबर 8 आता है। सेक्शन नंबर 8 क्या बोलता है मेरे भाई? सेक्शन नंबर 8 बहुत सिंपल सी बात कहता है। सेक्शन नंबर 8 हमसे ये बोलता है, अगर रिवोक हो गया, अगर जब आपका रेवोकेशन हो गया, तो अब ये काम कौन करेगा? ठीक है, अब ये काम कौन करेगा? तो यहां पर एक चीज बोली गई, जो काम बचा हुआ है वो तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा अथॉरिटी के द्वारा। और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, मैं आपको बता देता हूं यहां सिचुएशन में क्या होता है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है ना,
ना, वो क्या करती है, वो किसी और बिल्डर को बोलती है काम पूरा करवाने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक पावर है जो दी गई है अलॉटीज को ये पावर दी गई है और अलॉटीज से पूछा गया जाएगा कि क्या उनको ये काम आगे करवाना है। अगर अलॉटीज मना कर देती हैं, अगर अलॉटी चाहे तो मना कर सकती हैं, शैल हैव द प्रेफरेंस एंड शैल हैव द फर्स्ट राइट टू रिफ्यूजल, मतलब हो सकता है वो रिफ्यूज कर दे कि नहीं हमें आगे काम नहीं करवाना, हमें इंटरेस्ट और कंपेंसेशन प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, बस इतनी सी बात इसके अंदर बोली गई। तो मतलब क्या होगा, अथॉरिटी जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को बोलेगी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी और बिल्डर को बोल सकती है कि मैंने ऐसा कि रिवोक कर दिया गया है उसका रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के द्वारा, तो प्लीज आप काम कर दीजिए। लेकिन उससे पहले जो है अलॉटीज से पूछा जाएगा, बायर से पूछा जाएगा आपको आगे काम करवाना है या नहीं करवाना। ठीक है, इसके बाद सेक्शन नंबर 9 आता है। सेक्शन नंबर 9 कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं, बिचौली होते हैं, उन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो पहला पॉइंट यही बोलता है कि कोई भी जो रियल एस्टेट एजेंट है किसी भी तरीके की सेल परचेज नहीं करवाएगा अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया होगा तो। ठीक है, उन सबको उसको एप्लीकेशन फाइल करनी होगी अथॉरिटी के पास और रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जब वो एप्लीकेशन फाइल करेगा तो विद इन द टाइम लिमिट जो प्रिस्क्राइब होगा उसमें उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट करेंगे या उसकी रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट करेंगे। अगर रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट किया जाएगा तो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर बोला गया है कि अगर इसके अंदर भी ये पावर दी गई है कि अगर अप्रोप्रिएट टाइम पीरियड में उसके रजिस्ट्रेशन को अगर उसके रजिस्ट्रेशन का कोई जवाब नहीं दिया गया, एप्लीकेशन का कोई जवाब नहीं दिया गया, तो उस केस में उसके रजिस्ट्रेशन को भी डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा और उसको भी मतलब रजिस्टर्ड पर्सन मान लिया जाएगा। ठीक है, उसको भी रजिस्टर्ड पर्सन मान लिया जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर जो बोला गया है कि अगर इसने कुछ गलत काम किया, तो अगर इसने भी रियल एस्टेट एजेंट ने भी किसी तरीके का अगर गलत काम किया तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। तो सिंपल सी बातें थी, जो बातें थी मैंने आपको बता दी कि अगर उसने किसी भी तरीके का गलत काम किया तो उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता है, उसको डीम टू बी रजिस्टर्ड मान लिया जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा और अगर चाहे तो रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो सिंपल है यार, रियल एस्टेट एजेंट जो है जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा तब तक वो कुछ भी अपना काम नहीं कर सकता। ठीक है, और दूसरी बात, अगर जब वो अप्लाई करेगा एप्लीकेशन के लिए, एप्लीकेशन फाइल करके, तो उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई जवाब नहीं दिया तो उसे डीम टू बी रजिस्टर मान लिया जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दैट्स इट। अगर उसने किसी भी तरीके का गलत काम किया तो उसका रजिस्ट्रेशन छीन भी सकते हैं या सस्पेंड भी कर सकते हैं फॉर द टाइमिंग। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, बहुत ही सिंपल। सेक्शन नंबर 10 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 10 बहुत सिंपल सी चीज कहता है, फंक्शंस ऑफ रियल एस्टेट एजेंट। रियल एस्टेट एजेंट्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? ऑलरेडी मैंने पीछे जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था, रियल एस्टेट एजेंट्स के कुछ फंक्शंस होते हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। सबसे पहला, उसको किसी भी तरीके की ऐसी प्रॉपर्टी की सेल नहीं करवानी जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो हमारी रजिस्टर्ड नहीं है उसकी वो सेल नहीं करवाएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करेगा, किसी भी तरीके का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में नहीं रहेगा, और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का वही मीनिंग है जो हमने पीछे पढ़ा था। उसके अलावा इसके पास उसको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। जब वो बिचौलिया या सेल करवा रहा है तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन अलॉटीज को प्रोवाइड करनी होगी, जो भी उसके बारे में वो जानता है प्रोजेक्ट के बारे में। एंड द लास्ट वन, सच अदर फंक्शंस, अगर कुछ प्रिस्क्राइब करेगा रूल्स लाके तो वो भी फंक्शंस उसको फॉलो करने होंगे। इसके बाद सेक्शन नंबर 11 आता है। सेक्शन 11 जो है हमसे ये बोलता है कि क्या क्या फंक्शंस हैं, जो फंक्शंस और ड्यूटीज क्या है प्रमोटर की। प्रमोटर मतलब बिल्डर की क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, हम सबको पता है, ऑलरेडी हमने बात कर रखी है। कहता है जो भी वेब पेज होता है जिसमें जो आपको प्रोवाइड किया जाता है लॉगिन आईडी, उस पर पब्लिक व्यूइंग के लिए जो प्रमोटर होता है उसको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है। कौन कौन सी डिटेल? सबसे पहला जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं, जो उसके रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया गया है अथॉरिटी के द्वारा, वो उसको बताना है। दूसरी बात, उसको अपने क्वार्टरली अपडेट देना है जो उसका काम चल रहा है उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद क्वार्टरली अपडेट देना है जितने नंबर ऑफ गैराज जो बुक हुए हैं उसके बारे में। ठीक है, क्वार्टरली अपडेट देना है जो अप्रूवल्स उसकी पेंडिंग थी और जो अप्रूवल्स उसने सब्सिक्वेंटली ले लिए हैं। क्वार्टरली उसको अपडेट देना है जो स्टेटस है प्रोजेक्ट है उसके बारे में, और सच अदर इन्फॉर्मेशन भी उसको डिस्क्लोज करनी है। ठीक है, उसके अलावा सेकेंड पॉइंट हमसे ये बोलता है कि एडवर्टीजमेंट और प्रोस्पेक्टस पर अथॉरिटी का वेबसाइट और रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा। अब प्रमोटर मतलब सिंपल सी चीज बोली गई है, जो जब भी आप एडवर्टीजमेंट दोगे या जब भी किसी तरीके का प्रोस्पेक्टस इशू करोगे तो उसके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपने वेब पेज का एड्रेस भी प्रोवाइड करोगे। अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमसे बोलता है कि बिल्डर बायर को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा बुकिंग और अलॉटमेंट लेटर के टाइम पे। बिल्डर जो है बायर को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, सारे रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करेगा, जैसे कि सैंक्शन प्लान, लेआउट प्लान, स्पेसिफिकेशंस, जो भी उसने कंपेटेंट अथॉरिटी से परमिशन लिया वो सारी चीजें। और जब बुकिंग हो रही होगी तो उसे स्टेज वाइज शेड्यूल भी देगा। ठीक है, स्टेज वाइज शेड्यूल की उसका काम किस तरीके से पूरा किया जाएगा, ये सारी डिटेल्स उसको प्रोवाइड करनी होंगी। ठीक है, उसके बाद प्रमोटर जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा सारे एक्ट्स के लिए, जो रिस्पॉन्स ऑब्लिगेशंस के लिए पूरे करने के लिए, जो इस एक्ट में बोले गए हैं काम को पूरा करने के लिए जो जो जरूरी हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट, इट इज प्रोवाइडेड दैट, जहां वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंदर डिफाइन करेगी जो बहुत सिंपल सी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि 5 साल तक आप जो है वो आप 5 साल तक किसी भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के लिए लायबल रहोगे और उसको ठीक करवाना होगा। ये बात भी यहाँ पर दोबारा से बोली गई। ठीक है, उसके बाद
आपको नहीं लगता ये सारी बातें ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं और सिर्फ यहां पर मैं सेक्शंस में कहां लिखा हुआ है वो बता रहा हूं, तो मोटी मोटी बातें आपके दिमाग में समराइज वे में ही आ गई होंगी, बस यहां पर मैं आपको बता रहा हूं ये सारी चीजें हैं, ठीक है, डिटेल में। उसके बाद इसके अंदर हो गया बी पॉइंट, ये कहता है कि अगर जो बी पॉइंट है वो ये कहता है कि सारे सर्टिफिकेट और जो भी होंगे, जितने भी सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह होंगे, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, वो सारे के सारे उनको अलॉटीज को प्रोवाइड करने होंगे। थर्ड सी पॉइंट हमसे ये कहता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लीज सर्टिफिकेट्स वगैरह होंगे, अगर लीज होल्ड वाली लैंड होगी तो वो भी सर्टिफिकेट जो है अलॉटीज को प्रोवाइड करेगा। डी पॉइंट हमसे ये कहता है वो रिस्पॉन्सिबल होगा जो भी एसेंशियल सर्विसेज है वो सारी प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद ई पॉइंट कहता है कि अगर 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 कोई हमारे वो लोग हैं जो मतलब सॉरी ई पॉइंट है, ई पॉइंट पे थे हम। ई पॉइंट हमसे क्या कहता है, ई पॉइंट हमसे ये कहता है कि अगर किसी भी तरीके का एसोसिएशन वगैरह बनाना चाहते हैं, संगठन वगैरह बनाना चाहते हैं, जैसे RWA वगैरह होती है सोसाइटीज वगैरह में, ठीक है, रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस होते हैं, या जैसे आपस में एक एलोकेशन एसोसिएशंस बनाते हैं अलॉटीज बायर्स आपस में, तो वो बनाने दिया जाएगा। कोई भी बिल्डर उनको एसोसिएशन बनाने से नहीं रोक सकता। एंड इफ जैसा लॉ में बोला गया उस तरीके से बनाने दिया जाएगा एज पर द लॉ। लेकिन अगर लॉ में नहीं है, एब्सेंस है लॉ में, तो 3 महीने के अंदर अंदर जितने भी मेजॉरिटी ऑफ अलॉटीज होंगे जिन्होंने बुकिंग करी है प्लॉट की, वो सारे के सारे एसोसिएशन बना सकते हैं, ठीक है। 3 महीने के अंदर अंदर विद 3 मंथ्स वो जो है आपस में एसोसिएशन बना सकते हैं और प्रमोटर को के पास कोई हक नहीं है उनको रोका जाए, ठीक है। उसके मतलब RWA बना सकते हैं आप, प्रमोटर आपको नहीं रोकेगा। इसके बाद कहता है जो भी कन्वेंस डीड वगैरह होती हैं वो भी प्रमोटर जो है प्रोवाइड कर देगा, किसको, बायर को। मतलब यार मिला जुला के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। जितने भी आउटिंग्स वगैरह के लिए आपने पैसे लिए हैं वो सारे के सारे आपको पे करने पड़ेंगे जब तक आप पूरी की पूरी पोजीशन नहीं देते प्रोजेक्ट की। आउटिंग्स का मतलब जो वाटर का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, इंटरेस्ट का खर्चा, ठीक है, बैंक्स वगैरह के चार्जेस वगैरह, जो बैंक्स वगैरह के खर्चे, वो सारे के सारे जो आपने अपने बायर से लिए हैं वो सारे के सारे पे करने की जिम्मेदारी बिल्डर की है, जब तक वो अपने जो घर की अलॉटमेंट लोगों को नहीं देता है, ठीक है। और लेकिन इसके अंदर नीचे एक प्रोवाइजो डाला गया, प्रोवाइजो डाल के ये बोला गया कि अगर आउटगोइंग का पैसा आपने बायर से ले लिया है और उसके बाद अगर भले ही आपने प्रोजेक्ट क्यों ना दे दिया हो, फिर भी लायबिलिटी आपकी ही रहेगी, क्योंकि आपने पैसा ले लिया था आउटिंग के नाम पे। तो आउटगोइंग के नाम पे अगर आपने पैसा ले लिया है तो आपको पे करना ही पड़ेगा जितना भी पैसा आपने लिया, भले ही आपने पोजीशन क्यों ना दे दी हो, ठीक है। उसके बाद एच पॉइंट हमसे क्या कहता है, एच पॉइंट बहुत सिंपल सी चीज कहता है। एच पॉइंट ये कहता है आफ्टर एग्रीमेंट ऑफ सेल, अगर आप किसी भी तरीके का चार्ज या मॉर्टगेज क्रिएट नहीं करवाओगे प्रॉपर्टी के ऊपर, अगर आपने करा तो आपके ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इट शैल नॉट अफेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द अलॉटी। अगर आपने ऐसा करा भी, अगर आपने किसी तरीके का भी मॉर्टगेज क्रिएट किया प्रॉपर्टी के ऊपर, तो जो हमारे राइट और इंटरेस्ट है अलॉटी के वो अफेक्ट नहीं होंगे। यहां पर पहले ही एक्ट ने बोल दिया। उसके बाद अगर आपको आपस में एग्रीमेंट कैंसिल करना है इन दोनों को, मतलब बायर को एंड बिल्डर को अगर एग्रीमेंट कैंसिल करना है तो जैसा इन्होंने आपस में एग्रीमेंट में लिखा हुआ है उसी प्रकार से एग्रीमेंट को कैंसिल किया जाएगा। हाँ, और उसके बारे में जो है वैलिड रीजन होना चाहिए कैंसिलेशन का, ठीक है। और उसके बाद सच अदर डिटेल्स एज में बी स्पेसिफाइड। इसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 हमसे क्या बोलता है कि ऑब्लिगेशंस क्या क्या होती हैं एडवर्टीजमेंट और प्रोस्पेक्टस को लेकर। तो यहां पर अगर मैं इन शॉर्ट वाली पॉइंट पढ़ूं, इसी में सेक्शन का निष्कर्ष है और इसके अंदर 2 बातें बोली गई हैं कि किसी भी तरीके की झूठी एडवर्टीजमेंट, नोटिस, प्रोस्पेक्टस की वजह से अगर बायर ने घर खरीदा होगा और अगर उसका नुकसान हुआ तो प्रमोटर की यह जिम्मेदारी बनती है कि उसको वो कंपेंसेशन प्रोवाइड करे, ठीक है। अगर कंपेंसेशन प्रोवाइड करे और प्रॉपर तरीके से घर बनाकर दे जैसा उसने वादा किया था। लेकिन अगर प्रमोटर को उस घर में नहीं रहना तो जितना भी इन्वेस्टमेंट किया गया है बायर के द्वारा वो पैसा लौटाए, प्लस इंटरेस्ट लौटाए, प्लस कॉम्पेंसेशन लौटाए। मतलब वो चॉइस अलॉटी किया कि उसे अब इस घर में रहना है या नहीं रहना, ठीक है। झूठे वादे अगर करोगे तो भुगतना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 13 हमसे क्या कहता है, सेक्शन नंबर 13 हमसे बोलता है कि जब भी एग्रीमेंट होगा, फर्स्ट जब एग्रीमेंट किया जाएगा तो उसमें आपको 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अपार्टमेंट से ज्यादा पैसा नहीं लेना है एग्रीमेंट ऑफ सेल के टाइम पे। एप्लीकेशन फीस आपकी 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अपार्टमेंट से ज्यादा नहीं हो सकती, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और जब भी आप एग्रीमेंट करोगे तो आपको उसी टाइम पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट की सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है। तो अगर आप कंक्लूजन पढ़ो तो इसके अंदर भी ये लिखा हुआ है, फ्रॉम द अबव प्रोविजन इट शैल बी सीन दैट प्रमोटर कैन एक्सेप्ट द एडवांस पेमेंट ऑफ मैक्सिमम 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अपार्टमेंट। अगेन बिफोर एक्सेप्टिंग द एडवांस रिटर्न एग्रीमेंट जो है वो एंटर होना चाहिए। जब भी आप एडवांस दोगे तो उसके साथ आपको एक एग्रीमेंट करके खत्म करना होगा, मतलब एग्रीमेंट कर लेना होगा साथ में, ठीक है। और 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अपार्टमेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। उसके बाद सेक्शन नंबर 14 आता है। सेक्शन नंबर 14 क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 14 हमसे बोलता है कि अगर एडहेरेंस टू द सैंक्शन प्लान, जैसा प्लान आपने सैंक्शन करवाया था और जैसा स्पेसिफिकेशन आपने दिया था उसी तरीके से आपको फॉलो करना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट यही बोलता है कि जैसा बोला वैसा बनाकर देगा, मतलब जैसा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अप्रूव किया था वैसा ही आपको प्रॉपर्टी बनाकर देनी होगी। मतलब जैसा आपने बोला था कि मैं इस तरीके से बनाऊंगा और इसी तरीके से आपने अप्रूवल लिया था कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, तो वैसा ही आपको बनाकर देना होगा, ठीक है।
है बच्चे। इसके बाद अगला पॉइंट हमसे बोलता है कि किसी भी तरीके का, सेकंड पॉइंट हमसे बोलता है किसी भी तरीके का चेंज आपको प्लान में नहीं करना है विदाउट द कंसेंट ऑफ द बायर, ठीक है। अगर आपने, लेकिन इसके अंदर एक पावर दी गई कि अगर छोटे मोटे चेंजेस हैं, छोटे मोटे चेंजेस हैं, माइनर चेंजेस हैं, माइनर चेंजेस हैं, माइनर चेंजेस हैं, तो वो आप खुद से कर सकते हो, वहां 2/3 की अप्रूवल नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप बड़े चेंजेस करते हो, बड़े चेंजेस करते हो, तो उस केस में आपको 2/3 ऑफ द अलॉटीज की अप्रूवल लेनी पड़ेगी अदर देन द प्रमोटर। मतलब अगर प्रमोटर का भी इसके अंदर स्टेक है, मतलब बिल्डर ने अगर खुद से भी कोई घर खरीद रखे हैं इसके अंदर, तो वो अपने आप को उस टोटल 2/3 में नहीं डालेगा, ठीक है। अपने आप को, अपने अलावा जो जितने भी बायर्स होंगे उनका 2/3, उनकी 2/3 अप्रूवल होनी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट हमसे क्या बोलता है, अगला पॉइंट हमसे बोलता है कि अगर किसी भी तरीके का स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होता है तो प्रमोटर की लायबिलिटी है कि वो ठीक करवाएगा 5 साल के बाद, 5 साल तक, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ पोजेशन टू द अलॉटीज, और विद इन 30 डेज उसको ठीक करवाया जाएगा जैसे उसको इन्फॉर्म किया गया। लेकिन अगर वो नहीं करवाता तो अलॉटी को कंपेंसेशन देना पड़ेगा, ठीक है उसको। इसके बारे में भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, बस यहाँ पर आगे सेक्शन में मैंने ये बात आपको बता दी, ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 15 आता है। सेक्शन नंबर 15 कहता है ऑब्लिगेशंस ऑफ द प्रमोटर इन केस अगर ट्रांसफर कर देता है। मतलब क्या होता है, प्रमोटर चाहे तो अपना जो प्रोजेक्ट है वो किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल हूं ओमैक्स वाले, अगर ओमैक्स वाले चाहें तो अपनी ऑब्लिगेशंस किसको ट्रांसफर कर सकते हैं, किसको ट्रांसफर कर सकते हैं, डीएलएफ को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें उनको पूरी करनी होंगी। जब भी वो ट्रांसफर कर रहे होंगे तो 2/3 ऑफ द अलॉटीज की अप्रूवल उन्हें लेनी होगी, 2/3 ऑफ द अलॉटीज की अप्रूवल लेनी होगी अगर ऐसा करा जाएगा तो। अगर 2/3 ऑफ द अलॉटीज मान जाते हैं तो उसके बाद आप ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब अब ओमैक्स की जगह डीएलएफ घर बना सकता है उनके लिए। अगले सेकंड पॉइंट में ये बोला गया, सेकंड पॉइंट में बहुत सिंपल सी बात बोलेगी, अब थर्ड पार्टी जिसको अलॉट किया गया है, मतलब डीएलएफ को जो काम दिया गया है, वो इस तरीके से काम करेगी जैसे शुरू से उसने काम किया, स्टार्टिंग से उसने काम किया है, इसी तरीके से वो काम करा जाएगा। मतलब यहां पर अब ये कल को अगर इनके ऊपर कोई केस होता है या कुछ नहीं हो सकता, ये रोना नहीं हो सकता कि मैंने तो अभी काम स्टार्ट किया, वो सारी गलती उसकी है। नहीं बेटा, तूने काम लिया ना, तो अब डीएलएफ को भुगतना पड़ेगा अगर कल को कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं तो, भले ही वो गलती किसने करी थी, ओमैक्स ने करी थी। इसके अलावा डीएलएफ को किसी भी तरीके का टाइम में एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, टाइम उसको वही फॉलो करना होगा जिस टाइम का वादा जो है पीछे ओमैक्स करके गया था। तो जो नया वाला बिल्डर आया उसको किसी भी तरीके से टाइम में भी एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 16 कहता है कि बिल्डर जो होता है उसकी ऑब्लिगेशन होती है कि इंश्योरेंस करवाए, जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, जो बिल्डिंग वगैरह बना रहा है उसका इंश्योरेंस करवाए। उसका खर्चा जो है, उसका खर्चा जिसको देना है वो बिल्डर को देना है, ये बात मैं आपको बता दूं। बिल्डर पे करेगा जितना भी इंश्योरेंस का प्रीमियम होगा वो सारा का सारा, और जो इंश्योरेंस के सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे जब पोजीशन दी जाएगी वो सारा का सारा एसोसिएशन को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एसोसिएशन ऑफ किसको, एसोसिएशन ऑफ बायर्स को, एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज को। फॉर एग्जाम्पल आरडब्ल्यू है तो आरडब्ल्यू को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, एसोसिएशन को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो क्या इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि इंश्योरेंस किसको करवाना है, तो इंश्योरेंस की ऑब्लिगेशंस प्रमोटर्स के ऊपर डालेगी। देखो, इंडिविजुअल फ्लैट्स वगैरह की अपने बायर अपने लिए करवा सकते हैं, लेकिन पूरी बिल्डिंग की करवाने की जिम्मेदारी जो है वो प्रमोटर की है, और प्रमोटर को ही प्रीमियम पे करना है, प्रीमियम और चार्जेस पे करने हैं। और जब अलॉटमेंट देगा तो उसके डॉक्यूमेंट जो है वो एसोसिएशन, मतलब आरडब्ल्यू वगैरह, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स इन द सेंस एसोसिएशन ऑफ बायर्स को प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ टाइटल, सेक्शन नंबर 17 यही बोलता है। पहला पॉइंट हमसे क्या बोलता है, कहता है आपके फ्लैट के पेपर आपको दे देगा और कॉमन एरिया के पेपर कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को दे देगा। मतलब जितने भी एसोसिएशन ऑफ पर्संस होंगे तो कॉमन एरिया के डॉक्यूमेंट्स किसके पास चले जाएंगे, आरडब्ल्यूए के पास चले जाएंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है। और जो आपके घर के पेपर हैं वो सारे के सारे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा अगर लॉ में इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला होगा तो उसके जैसा लॉ में बोला गया उस तरीके से दिए जाएंगे। अगर लॉ में कुछ नहीं बोला जाएगा तो 3 महीने के अंदर अंदर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के मिलने के 3 महीने के अंदर अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। मतलब अगर लॉ में कहीं पर बोल दिया जाएगा कि इतने दिन में देने हैं तब तो उतने दिन में प्रोवाइड करा जाएगा, लेकिन अगर लॉ में कहीं नहीं बोला गया तो 3 महीने के अंदर अंदर जो स्पेसिफिकली आपके घर के डॉक्यूमेंट्स है वो आपको दे देंगे। जो हमारे कॉमन एरियाज वगैरह के डॉक्यूमेंट्स है वो सारे एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज को दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा कोई और अगर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी इसके अंदर भी यही बोला गया, अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ द फ्लैट्स वो अलॉटीज को दे देंगे और कॉमन एरियाज के एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज को दे देंगे एज पर दी लॉ। अगर लॉ में कुछ नहीं बोला गया तो 30 डेज के अंदर अंदर, 30 डेज, यहाँ 30 डेज बोला गया है तो 30 डेज के अंदर अंदर आपको प्रोवाइड करना होगा वो सारे सर्टिफिकेट्स। मतलब जो फ्लैट्स के पेपर है, जो मेन पेपर से टाइटल डीड्स वगैरह है, कन्वेंस डीड्स वगैरह है, वो आपको देनी होगी अगर लॉ में बोला गया है तो उस दिन में, वरना 3 मंथ्स के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स। लेकिन उसके अलावा जो रेलेवेंट पेपर्स हैं, अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको 30 डेज के अंदर अंदर प्रोवाइड करना है अगर लॉ में कहीं पर कुछ नहीं बोला गया है तो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18 क्या बोलता है, रिटर्न ऑफ अमाउंट एंड कंपेंसेशन। अगर प्रमोटर फेल कर जाता है कंप्लीट करने के लिए जो घर वगैरह है इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड एग्रीमेंट, या ड्यू टू डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द बिजनेस, या कोई भी रीजन की वजह से अगर वो घर नहीं बना पाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, जितना भी पैसा उसने लिया है उसको
रिटर्न करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट प्लस कंपेंसेशन। लेकिन इसकी जगह ये भी हो सकता है कि किसी और बंदे को बोल दिया जाए और वो उसका घर पूरा कर दे, वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है। लेकिन यहां पर पूछा अलॉट इससे ही जाएगा कि उसे या तो घर चाहिए या फिर उसको पैसा चाहिए अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एंड कंपेंसेशन। ठीक है, उसके बाद कंपेंसेशन जो प्रोवाइड किया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, कंपेंसेशन जो प्रोवाइड किया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट प्रोवाइड किया जाएगा, लिमिटेशन एक्ट में क्या पीरियड है उसको देखा नहीं जाएगा। कंपेंसेशन गिवन टू द अलॉटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द एक्ट इन केस अगर हमारा होता है। लेकिन ये वाला जो लिमिटेशन एक्ट वाली बात बोली गई है वो इस बारे में बोली गई है लिमिटेशन एक्ट वाली कि अगर टाइटल में किसी भी तरीके का वेगनेस नजर आता है ना तो वहां पर कंपेंसेशन प्रोवाइड करना जाएगा और लिमिटेशन एक्ट को नहीं देखा जाएगा। तो इसके अंदर 3 पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगा सेक्शन नंबर 18 में। अगर किसी भी तरीके से प्रमोटर काम पूरा नहीं कर पाया एज पर द एग्रीमेंट तो उसको क्या करना होगा, अलॉटी विड्रॉ करना चाहता है, अगर अलॉटी विड्रॉ करना चाहता है तो उसको अमाउंट प्लस इंटरेस्ट प्लस कंपेंसेशन प्रोवाइड करना होगा। अगर अलॉटी विड्रॉ नहीं करना चाहता तो उतने पीरियड का सिर्फ और सिर्फ उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देंगे, सिर्फ उस केस में कंपेंसेशन और अमाउंट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, सिर्फ जितना लेट हुआ है उतना इंटरेस्ट दे देंगे क्योंकि कोई दूसरा बंदा घर बना के तो दे रहा है। और फिर यहां पर सेकंड और थर्ड पॉइंट ये कहता है कि अगर टाइटल में किसी भी तरीके का डिफेक्ट होगा ना तो कंपेंसेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा और इस केस में लिमिटेशन एक्ट भी कुछ नहीं कर सकता, लिमिटेशन एक्ट यहां पर फॉल नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद सेक्शन नंबर 19 आता है। सेक्शन नंबर 19 कहता है राइट्स एंड ड्यूटीज क्या क्या है बायर की। भाई बायर की क्या होंगी आप खुद बताइए। राइट्स एंड ड्यूटीज मैं आपको बता दूं बायर की ये हो सकती हैं जैसे कि टाइम पे पैसा देना एंड ऑल। ठीक है, तो आओ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स राइट्स से डील करते हैं, कौन कौन से ड्यूटीज से डील करते हैं। तो मैं आपको बताऊं पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट। 5 पॉइंट जो है हमारे वो इससे डील करते हैं, फिफ्थ पॉइंट तक हमारा इससे डील करते हैं जो राइट्स क्या हैं। और उसके बाद सिक्स्थ से लेकर 11th पॉइंट हमारी ड्यूटीज करती हैं। तो इसको आप इस तरीके से बांट लीजिएगा, लाइन लगा के बता दीजिएगा। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ राइट्स के बारे में बात करते हैं और 6 से लेकर 11 तक ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं कि कल को अगर एग्जाम में क्वेश्चन है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहला उनके पास राइट क्या है, तो सबसे पहला राइट अलॉटी के पास ये है कि सारी इंफॉर्मेशन मांग सकता है और एग्रीमेंट ऑफ सेल जो है साइन होने के बाद ही वो जो 10% ऑफ द कॉस्ट जब स्टार्टिंग में पैसा देगा तो एग्रीमेंट ऑफ सेल साइन होने के बाद देगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा टाइप उसके पास ये है, राइट ये है कि वो प्रमोटर से इंफॉर्मेशन मांग सकता है स्टेज वाइज शेड्यूल जो कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट वगैरह का है, इंक्लूडिंग वाटर सैनिटेशन वगैरह का काम कहां तक पहुंचा सब कुछ। ठीक है, उसके बाद उसके पास क्लेम लेने का भी राइट है, अगर कोई गलत काम होता है तो वो क्लेम लेने का भी राइट है उसके पास। ये सारे राइट्स बताए गए हैं, वैसे बातें वही है, रिपीट करी गई हैं। फोर्थ पॉइंट इसके अंदर यही बोला गया है कि वो रिफंड भी क्लेम कर सकता है अगर झूठे वादे वगैरह होंगे, क्लेम ले सकता है, कंपनसेशन ले सकता है अगर उसको काम आगे पूरा नहीं करवाना। उसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे भी उसको मिलेंगे, ये भी राइट उसके पास है। ठीक है, 6th पॉइंट आता है जो ड्यूटीज के बारे में बात करता है। कहता है ड्यूटी उसकी ये है कि वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो सारी पेमेंट करे और टाइमली पेमेंट करे, जो भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस म्युनिसिपल टैक्सेस के पेमेंट्स हैं, जितने भी चार्जेस वगैरह उसको पे करने हैं वो सारे के सारे पे करे। 7th पॉइंट हमसे ये बोलता है, 7th से ड्यूटी ये बताई गई है इसके अंदर दूसरी ड्यूटी कि वो अगर उसने लेट पेमेंट करी तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ये उसकी ड्यूटी है कि उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 8th पॉइंट क्या बोला गया है, 8th पॉइंट हमसे ये बोलता है कि उसकी ऑब्लिगेशन है कि उसे लायबिलिटी टुवर्ड्स इंटरेस्ट अंडर द मे बी रिड्यूस व्हेन म्यूचुअली। हाँ, इसके अंदर ये बोला गया कि अगर आपस में प्रमोटर और अलॉटी के बीच में डिस्कशन हो जाता है तो इंटरेस्ट की पेनल्टी रिड्यूस हो सकती है, लेकिन बाकी उसकी ड्यूटी में ये जरूर आता है कि उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जितना भी म्यूचुअली डिसाइड किया गया है। ठीक है, उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी उसकी मैं बताऊं क्या है कि 2 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट उसे घर को लेना पड़ेगा। इसको स्टार मार्क कर लेना, इस पे एमसीक्यू मुझे लगता है आ सकता है। ठीक है, उसके अलावा वो आपस में जो है उनकी ड्यूटी है कि वो फॉर्मेशन बनाए, एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज बनाए जो कॉमन एरियाज वगैरह के डॉक्यूमेंट्स लेंगे, डिसीजन मेकिंग वगैरह करेंगे, जो हमने पीछे आरडब्ल्यूए के एग्जांपल्स लेके पढ़ा। ठीक है, उसके अलावा वो कन्वेंस डीड वगैरह भी मांग सकते हैं, उनकी ड्यूटी बनती है। ठीक है, तो ये सारे ड्यूटीज थे, मैंने आपको बता दिया, और राइट्स भी इसके अंदर थे। अब हमारे पास अगला अथॉरिटी आती है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। इसके अंदर जो अथॉरिटी आती है वो ये अथॉरिटी आती है कि रियल एस्टेट अथॉरिटी, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये मेन यही वो अथॉरिटी है जो इन सब चीज़ों को देखती है, जो इस एक्ट में देखती है। जैसे आप कंपटीशन एक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ सीसीआई है, दैट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वहाँ यहाँ पर रेरा, जिसको नाम रेरा के नाम से भी बुलाया जा सकता है, दैट इज रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था, सबको पता है, बच्चे को पता है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होती है वो एस्टेब्लिश करती है रेरा को। हर स्टेट के पास ये पावर है कि वो अपने अपने, जैसे महाराष्ट्र की रेरा, महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ऐसे हर स्टेट अपने हिसाब से जो है रेरा बना सकती है और यूनियन टेरिटरीज भी अपने हिसाब से रेरास बना सकती हैं। ठीक है, इसके बाद कंपोजिशन की बात करें तो रेरा के अंदर कौन कौन होगा, एक चेयरपर्सन होगा और मिनिमम 2 होल टाइम मेंबर्स होंगे। ठीक है, एक चेयरपर्सन होगा और 2 होल टाइम मेंबर्स होंगे जो अपॉइंट किए जाएंगे किसके द्वारा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा।
इसके बाद सेक्शन नंबर 22 उसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करता है। तो इसकी क्वालिफिकेशंस जो होती है मैं आपको बता दूं, आप रीड करेंगे तो भी हो जाएगा। द चेयरपर्सन एंड द अदर मेंबर जो अपॉइंट किया गया है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा वो सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पे अपॉइंट किए जाएंगे, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स होंगे, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट होंगे, ठीक है, जिसमें मतलब बड़े बड़े लोग होंगे जिनके पास नॉलेज होगी, उन सबको वो एक सिलेक्शन कमेटी बनाएंगे और उसके वो लोग अपॉइंटमेंट करेंगे किसका, चेयरपर्सन का एंड मेंबर्स का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको मैं बता दूं चेयरपर्सन की क्वालिफिकेशन यहाँ बताई गई है और मेंबर्स की क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताई गई है, रीड कर लीजिएगा, ठीक है। इट्स नॉट रेलेवेंट कि हमारे एग्जाम्स में ऐसा कुछ पूछा जाए, ठीक है। उसके बाद टर्म्स क्या होती है, टर्म्स ऑफ ऑफिस अगर मैं चेयरपर्सन और मेंबर्स की बताऊं तो पहले 5 साल का होता है और 65 ईयर्स ऑफ एज होता है और वो दोबारा से अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते, शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। मार्क कर लीजिए, मार्क माय वर्ड्स, एक बार जिंदगी में सिर्फ एक बार ही चेयरपर्सन या मेंबर्स बन सकते हो आप, किसके, रेरा के, दैट इज रेरा के आप सिर्फ एक बार बन सकते हो और वो भी 5 साल के लिए और 65 ईयर्स इज द मैक्सिमम एज। सैलरी एंड अलाउंसेस जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी रूल्स में उतना प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको रिजाइन करना है तो रिजाइन करने के लिए आपको 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, या फिर अगर आपको रिमूव किया जाएगा तो सेक्शन नंबर 26 के हिसाब से प्रोविजंस फॉलो करे जाएंगे। अगर कोई भी वैकेंसी होती है चेयरपर्सन के मेंबर्स की, उसे 3 महीने के अंदर अंदर फुल करनी पड़ेगी, भरनी पड़ेगी वैकेंसी को, ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 25 आता है। सेक्शन नंबर 25 कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेयरपर्सन की पावर्स होती है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन करे इस एक्ट का, ठीक है। रेरा के चेयरपर्सन की ड्यूटी होती है। इसके अलावा रिमूवल हो सकता है चेयरपर्सन का और मेंबर्स का, बिल्कुल जी, चेयरपर्सन का और मेंबर्स का रिमूवल हो सकता है। सेक्शन नंबर 26 के तहत कहता है अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, अगर वो मॉरल टर्पिट्यूड में कन्विक्टेड हो जाते हैं, या फिर वो मेंटली इनकेपेबल हो जाते हैं, अनसाउंड माइंड हो जाते हैं, या उनका किसी भी तरीके का फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ जाता है, या फिर वो अपने अपोजिशन को किसी भी तरीके से अब्यूज करे जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जाके, तो उस केस में उनका रिमूवल हो सकता है। लेकिन यहां पर एक बात बता दूं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट के केस में और पब्लिक इंटरेस्ट के केस में उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, बाकी ऊपर के 3 केसेस में उन्हें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया जाएगा। और इनको हटाया कब जाएगा, आफ्टर इंक्वायरी ऑफ इंक्वायरी करेगा कौन, हाई कोर्ट का जज इंक्वायरी करेगा और उसके बाद इनको हटाया जाएगा। बड़े लोग हैं भाई, ऐसे थोड़ी हटा देंगे। सेक्शन नंबर 27 बहुत सिंपल सी चीज कहता है जिनका भी केस मेंबर्स ने और चेयरपर्सन ने देखा होगा अपने टाइम पीरियड में, उनकी कंपनीज वगैरह में वो जॉब नहीं कर सकता, उनकी एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। उनकी एम्प्लॉयमेंट को सच पीरियड तक के लिए वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज के केस में ऐसा नहीं है। हाउएवर गवर्नमेंट कंपनीज के केस में वो अपॉइंट हो सकता है, उसमें वो मतलब एज एम्प्लॉयमेंट ले सकता है। दूसरा, वो किसी उनके बिहाफ पे किसी और काम में के लिए भी एक्ट नहीं कर सकता जिसका उन्होंने केसेस लिए थे जब वो चेयरपर्सन या मेंबर्स थे, ठीक है। उसके अलावा किसी भी तरीके की एडवाइस भी नहीं प्रोवाइड कर सकता उनको, और लास्ट में किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट भी नहीं कर सकता। और लास्ट पॉइंट उनके साथ, और लास्ट पॉइंट, जब चेयरपर्सन और मेंबर्स थे उस टाइम पे जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिली होगी वो सारी की सारी आपको कॉन्फिडेंशियल रखनी है, किसी से भी शेयर नहीं करनी है। मतलब मिला जुला के यहाँ रोका जा रहा है कि किसी भी तरीके की घूसखोरी वगैरह ना हो पाए, ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 28 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होती है वो एम्प्लॉयज वगैरह को अपॉइंट कर सकती है। इसके अंदर एम्प्लॉयज वगैरह को अपॉइंट कर सकती है जो उसके नीचे काम करेंगे, चेयरपर्सन और मेंबर्स के नीचे काम करेंगे, और सैलरी और अलाउंसेज उनको वही मिलेंगे एज में भी प्रिस्क्राइब। सेक्शन नंबर 29 कहता है कि जो अथॉरिटी होगी वो आपस में मीटिंग करेगी, जितना लॉ में बोला गया। पहला पॉइंट कहता है जैसे लॉ में बोला गया रूल्स में उस हिसाब से होगा, कोरम वगैरह वही होंगी जो रूल्स में बोले जाएंगे, रूल्स हमारे कोर्स में नहीं डाला है ऐसे, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमसे ये बोलता है कि चेयरपर्सन जो होंगे वो हमारा, अगर चेयरपर्सन जो होगा वो वैसे मेन बंदा वही होता है, लेकिन अगर चेयरपर्सन अनेबल टू अटेंड है तो जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होगा वो चेयरपर्सन की ड्यूटीज को जो है प्रिसाइड करेगा। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सबका जवाब जो है मेजॉरिटी से दिया जाएगा, फैसला मेजॉरिटी से लिया जाएगा। जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगी 60 दिन के अंदर 60 डेज के अंदर उनको फैसला देना है। अगर 60 डेज में फैसला नहीं दे पाए तो एक्स डेज में फैसला देना होगा और उसके रीजंस बताने होंगे कि क्यों आपका 60 डेज से ऊपर गया, ठीक है। सेक्शन नंबर 30 हमसे ये बोलता है कि किसी भी तरीके की अगर वैकेंसी होती है, मतलब किसी भी तरीके की वैकेंसी या डिफेक्ट होता है अपॉइंटमेंट में मेंबर्स को या चेयरपर्सन को, तो उसकी वजह से जो डिसीजंस होते हैं वो इनवैलिड नहीं होंगे उनके द्वारा। सेक्शन नंबर 31 हमसे बोलता है फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स विद द अथॉरिटी और एडजुडिकेटिंग। कहता है कोई भी पर्सन जो हमारा एग्रीव्ड है, वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है अथॉरिटी के पास और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास कि मैं इस बात से परेशान हूं, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ जो है बिल्डर गलत कर रहा है, या बिल्डर ये बोल सकता है मेरे साथ जो है बायर्स गलत कर रहे हैं, ठीक है। वो कोई भी पर्सन जो एग्रीव्ड है वो कर सकता है जाके एप्लीकेशन फाइल, ठीक है। उसका सेक्शन नंबर 32 कहता है फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी फॉर प्रमोशन ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर। मतलब अथॉरिटी के फंक्शंस होते हैं कि प्रमोशन करो, यार ये एक्ट आया इसलिए था कि प्रमोट कराया, रियल एस्टेट जो है बिल्कुल ही डूब गया था, ठीक है। उसको ये एक्ट लाने का यही था, लोगों को
लोगों का विश्वास जगाया जाए। तो नीचे यही बात बोली गई है कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द लॉटीज, प्रमोटर, रियल एस्टेट एजेंट्स, सिंगल विंडो सिस्टम फॉर द ग्रीवेंसेस, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, एनकरेज करने के लिए इन्वेस्टमेंट, मतलब ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे यही बोलते हैं कि आपको जो है काम करना होगा, अथॉरिटी को पूरे के पूरे फंक्शंस निभाने होंगे और पूरी तरीके से कोशिश करनी होगी कि लोग रियल एस्टेट में पैसा लगाएं और रियल एस्टेट सेक्टर को बूम मिले। इसके बाद सेक्शन नंबर 33 कहता है, सेक्शन नंबर 33 हमसे कहता है एडवोकेसी के बारे में, एडवोकेसी का एंड अवेयरनेस मेजर्स के बारे में कहता है। लॉ बनाने वक्त अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है इन एडवोकेसी से बोल सकती है कि आप बताइए आपको क्या रिकमेंडेशंस देनी है, तो पॉलिसी वगैरह बनाते टाइम, लॉ बनाते टाइम। लेकिन ऐसा नहीं है कि और ये 60 डेज के अंदर अंदर अपना जवाब देंगे। जो भी ये जवाब देगी एडवोकेसी, जरूरी नहीं है कि वो बाइंडिंग हो जाएगी गवर्नमेंट इसकी बात से, सिर्फ इसको एक तरीके से राय की तरह लिया जाएगा। अगर उनको उनकी इसकी बात ठीक लगती है तो एक्सेप्ट करेंगे, अगर उसकी बात ठीक नहीं लगती तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, बस एक तरीके से ये मान लो कि यार पूछ लेंगे। ठीक है, इसके बाद सेक्शन नंबर 34 ये कहता है कि अथॉरिटी के फंक्शंस क्या होते हैं। अथॉरिटी के फंक्शंस ये होते हैं भाई, फंक्शंस तो मैंने आपको बता ही दिया, रजिस्टर करना रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को, ठीक है, उसके बाद पब्लिश करना रिकॉर्ड्स वगैरह को, मेंटेन करना डाटाबेस को मेंटेन करना, ये सारे कुछ आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिक्स करना रेगुलेशंस को और कंप्लायंस करना, जो भी लॉज वगैरह के, ये देखना कि लोग सही से कंप्लायंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो इन सारी चीज़ों को देखना बस। और कुछ क्या है इसके फंक्शंस है, किसी के साथ गलत तो नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद कहता है अथॉरिटी के पास ये पावर दी गई कि वो इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है किसी भी पर्सन से, और इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है सुमोटो, या किसी ने अगर एप्लीकेशन फाइल करी है तो वो इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है और उन लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी जिससे भी इंफॉर्मेशन मंगवाई गई है। वही सारी पावर जो हमारी सिविल कोर्ट के पास होती है, वही पावर जो है अथॉरिटी के पास होती है। और डाइस की पावर इसको मैं कहता हूं, जैसे कि डी फॉर डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, आई फॉर इशूइंग कमीशन, सी फॉर कंपेलिंग द रिकॉर्ड्स एंड ई फॉर एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ सच पर्सन। तो ये पावर यूज कर सकता है, सिविल कोर्ट की पावर को यूज कर सकता है। अथॉरिटी के पास ये भी पावर है कि वो इंटरिम ऑर्डर्स निकाल सकता है, अगर किसी बंदे के साथ गलत हो रहा है तो वो ऑर्डर्स निकाल सकता है। अथॉरिटी के पास ये भी पावर्स है, वो डायरेक्शन इशू कर सकता है कि किस तरीके से काम किया जाए किसी को भी, ठीक है, रूल्स को कंप्लाई करवाने के लिए। ठीक है, और अथॉरिटी के पास क्या स्पेसिफिकली पावर है, वो पेनल्टीज लगा सकता है, इंटरेस्ट लगा सकता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा इंटरेस्ट ऑफ पेनल्टीज लगाने से पहले। ठीक है, हाँ, यहां पर एक चीज बोली गई कि अथॉरिटी के पास ये भी पावर है कि अगर कोई भी एक्ट इस तरीके से किया जा रहा है जो कंपटीशन पे इफेक्ट डाल रहा है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करेगा कि भाई हमारे ऐसा कुछ मुझे पता चला है, ये बिल्डर्स इस तरीके से काम कर रहे हैं कि कंपटीशन इफेक्ट हो रहा है, तो जरा चेक कर लेना आप भी। ठीक है, उसके बाद कोई भी गलती अगर होगी ऑर्डर्स में तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है अथॉरिटीज के द्वारा, जो हमारी, लेकिन कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं होगा जिसकी वजह से हमारा कोई बड़ा ऑर्डर चेंज हो जाए, मतलब जिसकी वजह से मेन इफेक्ट पड़ जाए। और अगर कोई भी ऐसा ऑर्डर जो अपील में जा चुका होगा एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, वो भी उसको भी रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके बाद सेक्शन नंबर 40 आता है, जैसे अगर कोई पेनल्टीज वगैरह इंपोज करी गई होगी तो उसकी रिकवरी इस तरीके से होगी जैसे लैंड रिवेन्यू की रिकवरी करी जाती है, एज अ लैंड रिवेन्यू उसकी रिकवरी करी जाएगी। ठीक है, इसके बाद चाहे पेनल्टी किसने भी लगाई हो, एपीलेट ट्रिब्यूनल ने लगाई हो, अथॉरिटी ने लगाई हो, किसने भी लगाई है। इसके अलावा सेंट्रल एडवोकेसी काउंसिल होता है जो हमारा अपॉइंट किया जाता है, इसे एस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो अपॉइंट करती है सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल को। ठीक है, जो हमारे मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं उसके अंदर वो सारे इसके चार्ज लेते हैं। ठीक है, ये सारे लोग होते हैं जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं किसको, सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल को। चेयरपर्सन और मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, और ये लोग जो होते हैं कंसिस्टेंसी में ये सारे लोग होते हैं। अब ये फंक्शंस क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, इसके फंक्शंस क्या करते हैं। ये लोग रिकमेंड करते हैं, एडवाइस करते हैं और रिकमेंड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एक्ट को किस तरीके से प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जाए, क्या मेजर क्वेश्चंस है जो पॉलिसी को डेल्ट करने चाहिए, कंज्यूमर का इंटरेस्ट किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, किस तरीके से रियल एस्टेट को हम ग्रो कर सकते हैं, इस एक्ट में क्या चेंजेस कर सकते हैं कि हम ग्रो कर सकें, और सच अदर मैटर जैसा भी उनको ठीक लगता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है एपीलेट ट्रिब्यूनल। एपीलेट ट्रिब्यूनल जो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है। हर स्टेट के अपने अपने एपीलेट ट्रिब्यूनल्स हो सकते हैं, जिसको भी परेशानी होगी, कोई भी पर्सन जो एग्री होगा वो एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अप्लाई करेगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक पॉइंट है जो फिफ्थ पॉइंट मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है। फिफ्थ पॉइंट के अंदर यह बोला गया कि अगर प्रमोटर को अपील करनी है तो उसको कुछ पैसा प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा, एटलीस्ट 30% ऑफ द पेनल्टी, और एज अ सेड बाय द एपीलेट ट्रिब्यूनल, मतलब 30% ऑफ द अमाउंट जो है उसको जमा करना पड़ेगा, या उससे कम भी करा जा सकता है अगर एपीलेट ट्रिब्यूनल बोलता है तो। और अमाउंट टू बी पेड टू बायर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट प्लस कंपनसेशन और बोथ, मतलब अगर बिल्डर को अपील करनी है ना, अगर बिल्डर को अपील करनी है मतलब प्रमोटर को अपील करनी है तो उसे 30% ऑफ द अमाउंट जो है जमा करना पड़ेगा, या सच अमाउंट जो एपीलेट ट्रिब्यूनल बोलता है उतना अमाउंट जो है जमा करना पड़ेगा बिफोर द अपील, तभी उसकी अपील एक्सेप्ट करी जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आप ध्यान रख लेना। इसके बाद सेक्शन नंबर 44 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 44 हमसे कहता है एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एंड अपील्स टू एपीलेट ट्रिब्यूनल। भाई 60 डेज के अंदर अंदर जो है आप एप्लीकेशन फाइल करोगे एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। ठीक है, वैलिड रीजन है तो आगे एक्स नंबर ऑफ डेज में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एपीलेट ट्रिब्यूनल जो होगा वो भैया एपीलेट ट्रिब्यूनल फैसला देगा अपना, और उसको 60 डेज के अंदर अंदर फैसला देना होगा। अगर 60 डेज के अंदर वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाया तो एक्स डेज में कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे वैलिड रीजंस देने होंगे कि क्यों वो 60 डेज में नहीं कर पाया।
ठीक है। एपलेट ट्रिब्यूनल का कंपोजिशन है भाई, एपलेट ट्रिब्यूनल का भी कंपोजिशन है, मतलब इसके अंदर भी जुडिशियल मेंबर्स होंगे, टेक्निकल मेंबर्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स होंगे और एक चेयरपर्सन होगा, और कुछ एक चेयरपर्सन भी होगा इसके अंदर, ठीक है। चेयरपर्सन होगा, जुडिशियल मेंबर होगा, टेक्निकल मेंबर होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। इसके बाद क्वालिफिकेशंस क्या होंगी मेंबर्स की, वो आप खुद से पढ़ लीजिएगा। जो चेयरपर्सन होते हैं हमारे, ठीक है, जो चेयरपर्सन होते हैं वो जज ऑफ द हाई कोर्ट होगा, और जो जुडिशियल मेंबर होंगे वो जुडिशियल ऑफिस एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये सारे आप पढ़ लीजिएगा। कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड ऑल, ये सब टाइम वेस्टेज है, ठीक है। ये आपसे पूछेंगे भी नहीं कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर पूछ भी लेते हैं तो आपको पता ही है सेक्शन कहां पर है, आपके पास इंडेक्स होगा ही, तो वो आप उसमें से जाके डायरेक्टली लिख सकते हैं। सेक्शन नंबर 47 हमसे बोलता है कि टर्म क्या होगा भाई, 5 साल का टर्म होगा, और ये भी दोबारा से अपॉइंट नहीं हो सकते, और 67 ईयर्स ऑफ एज होगी, 67 ईयर्स ऑफ एज होगी, ये मैं आपको बता दूं किसकी, चेयरपर्सन की जो एज होगी वो 67 ईयर्स की होगी, और जो मेंबर्स की एज होगी वो 65 ईयर्स की होगी। तो याद रखना 5 साल के लिए अपॉइंट हो सकते हैं, दोबारा से रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। चेयरपर्सन की एज 67 ईयर्स की होगी, और मैक्सिमम, और जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स की एज 65 ईयर्स तक की होगी, और दोबारा से रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। सेक्शन नंबर 48 कहता है सैलरी और अलाउंसेस वही जैसा उनको बोला जाएगा, सैलरी और अलाउंसेस वही है जितना सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी, नोटिफाई करेगी। अगर ये रिजाइन करना चाहे कर सकते हैं, 3 महीने का नोटिस, या फिर और अगर इनको निकाला जाएगा तो रिमूव किया जाएगा तो सेक्शन नंबर 49 के प्रोविजंस फॉलो करे जाएंगे। सेक्शन नंबर 49 के क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 49 ये बोलता है कि अगर ये इंसॉल्वेंट हो गए, कब निकाला जाएगा, वही रीजंस है, इंसॉल्वेंट हो गए, कन्विक्टेड मॉरल टर्पिट्यूड, अनसाउंड माइंड हो गए, फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ गया, अब्यूज करे अपनी पोजीशन को, ठीक है, तो इनको निकाला जा सकता है, इनको निकाला जा सकता है, ठीक है भाई। या फिर जब और उचित कार्रवाई करने के बाद निकाला जाएगा, जो जज ऑफ हाई कोर्ट है वो उचित कार्रवाई करेगा और उसके बाद निकाला जाएगा, पता तो चले कि इन्होंने कुछ गलत किया भी है या नहीं किया, और तब तक के लिए बस इनको क्या करेंगे, सस्पेंड कर देंगे कि भाई अभी हम आपको निकाल नहीं रहे, जब तक आपके ऊपर कार्रवाई चल रही है तब तक के लिए हम आपको सस्पेंड कर रहे हैं। इसके बाद सेक्शन नंबर 50 आता है, रिस्ट्रिक्शन ऑन चेयरपर्सन और जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर ऑन एम्प्लॉयमेंट। वही सेम सेक्शन जैसा हमने उसमें पढ़ा था, रेरा के लिए भी, दैट इज अथॉरिटीज के लिए भी पढ़ा था कि ये लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट कंपनीज में कर सकते हैं, किसी भी तरीके से उनके बिहाफ पे एक्ट नहीं करेंगे, उन लोगों के बिहाफ पे एडवाइस नहीं देंगे, एंटर नहीं करेंगे, और जो भी जब ये मेंबर थे या फिर जब चेयरपर्सन थे, इनको जो भी इंफॉर्मेशन मिली थी एपलेट ट्रिब्यूनल होते हुए, वो एपलेट ट्रिब्यूनल के मेंबर और चेयरपर्सन होते हुए वो किसी भी तरीके से किसी और से शेयर नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी रखेंगे। सेक्शन नंबर 51 हमसे क्या कहता है कि जो हमारा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो इनके अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को जो है अपॉइंट कर सकते हैं, और वो लोग जो काम करेंगे सैलरी एंड अलाउंसेस वो चेयरपर्सन और मेंबर के हिसाब से काम करेंगे, और सैलरी अलाउंसेस एज में भी प्रिस्क्राइब। किसी भी तरीके की अगर वैकेंसी होती है तो उसको फुलफिल किया जाएगा, किसके द्वारा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा फुलफिल किया जाएगा। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वैकेंसी को फुलफिल करेगा। उसके बाद ट्रिब्यूनल के पास क्या पावर होती है, आप सबको पता है, सिविल कोर्ट की पावर इनके पास भी होती है समन वगैरह करने की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 54। सेक्शन नंबर 54 कहता है कि जो एपलेट ट्रिब्यूनल होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, जो भी उनके पास पावर्स हैं, उसके चेयरपर्सन की ड्यूटी होती है एडमिनिस्टर करें जो भी उनके पास पावर और फंक्शंस हैं। अगर कोई वैकेंसी, मतलब जो भी हमारा ट्रिब्यूनल बनाया गया है, एपलेट ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन मेंबर्स अगर किसी भी तरीके से गलत फॉर्म कर दिए गए होंगे तो भी उनके जो डिसीजंस दिए होंगे उन्होंने अब तक, वो सारे इनवैलिड नहीं होंगे, वो सारे के सारे वैलिड माने जाएंगे। लीगल रिप्रेजेंटेशंस को, मतलब जब एपलेट ट्रिब्यूनल के पास आप फाइल करोगे या अथॉरिटी के पास आप फाइल करोगे तो आप खुद से ही एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, या एप्लीकेशन फाइल करने के बाद आप खुद से भी जा सकते हो, या आप अपने रिप्रेजेंटेशंस को भी भेज सकते हो, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, लीगल प्रैक्टिशनर्स वगैरह आते हैं, ठीक है। सेक्शन नंबर 57 ये बोलता है जो भी डिसीजन एपलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया जाएगा उसे कोर्ट का डिसीजन की तरह माना जाएगा, जैसे डिक्री कोर्ट ने दिया हो। सेक्शन नंबर 58 कहता है कि अगर आप एपलेट ट्रिब्यूनल से भी खुश नहीं है तो आप हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट में अपील करने के रीजन जो है आपको वही है, क्वेश्चन ऑफ लॉ वगैरह होता है, और 60 डेज के अंदर अंदर आपको अपील करनी है, प्लस एक्स डेज में भी अपील कर सकते हो अगर आपके पास रीजन है तो, ठीक है। उसके अलावा सेक्शन नंबर हमारे पास 59। अब सेक्शन नंबर 59 से जो सीरीज स्टार्ट होती है वो यही होती है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, सेक्शन नंबर 3 में किसने रजिस्ट्रेशन करवाना था, अथॉरिटी ने, ठीक है, प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराना था, अपना रजिस्ट्रेशन कराना था, नहीं करवाया तो उसके ऊपर क्या पेनल्टीज लगेंगी। सेक्शन नंबर 60 कहता है अगर आपने सेक्शन नंबर 4 का कॉन्ट्रवेंशन किया, मतलब डॉक्यूमेंट सही से प्रोवाइड नहीं करे, तो आपके ऊपर क्या पेनल्टी लगेंगी। सेक्शन नंबर 61 हमसे ये कहता है कि अगर आपने किसी भी तरीके से अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट नहीं पूरे करे प्रमोटर ने, तो उसके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी। सेक्शन नंबर 62 कहता है अगर आपने नॉन रजिस्ट्रेशन करवाया, ठीक है, अगर एजेंट ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उसके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी। सेक्शन नंबर 63 कहता है प्रमोटर के ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी अगर उसने अथॉरिटी के ऑर्डर्स नहीं माने तो। सेक्शन नंबर 64 कहता है प्रमोटर के ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी अगर उसने एपलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर नहीं माने तो। सेक्शन नंबर 65 कहता है कि अथॉरिटी के सेक्शन नंबर 65 कहता है एजेंट के ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी अगर उसने अथॉरिटी के डिसीजंस नहीं माने तो, ऑर्डर नहीं माने तो। सेक्शन नंबर 66 कहता है एजेंट के ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी अगर उसने एपलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर नहीं माने तो। सेक्शन नंबर 67 कहता है अलॉटीज के ऊपर, बायर्स के ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी अगर उसने
अगर उसने जो है अथॉरिटीज के डिसीजन है उसको नहीं माने, ठीक है। सेक्शन नंबर 68 कहता है कि अगर आपने एपलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर नहीं माने अलॉटी ने तो उसके ऊपर क्या पेनल्टीज लगेंगी, ठीक है। कंपनीज के केस में पर्सन इंचार्ज जो होता है वो लायबल रहेगा। अगर वो पर्सन इंचार्ज प्रूव कर दे मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो उसकी लायबिलिटी नहीं होगी, जिस बंदे ने गलत किया उसकी लायबिलिटी होगी। लेकिन अगर वो जो बंदा पकड़ा गया है उसने ये प्रूव कर दिया नहीं पर्सन इंचार्ज को सब कुछ पता था तो पर्सन इंचार्ज लायबल रहेगा, ठीक है। सेक्शन नंबर 70 बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं, इसको आप पढ़िएगा क्योंकि एमसीक्यू में कई बार आईसीए ने ऐसे क्वेश्चन पूछ के धप्पा बोला है। सेक्शन नंबर 70 ये कहता है कि अगर कोई भी कंपाउंडिंग होती है वो किसके द्वारा करी जाएगी, कोर्ट के द्वारा कंपाउंडिंग करी जाएगी। कौन कंपाउंडिंग करेगा तो मैं आपको बता दूं, कंपाउंडिंग जो करी जाएगी वो कोर्ट के द्वारा करी जाएगी और बिफोर और आफ्टर एनहांसमेंट भी करी जा सकती है। प्रोसिक्यूशन के स्टार्ट होने के पहले भी, प्रोसिक्यूशन के स्टार्ट होने के बाद भी कंपाउंडिंग करी जा सकती है और कंपाउंडिंग कौन करेगा, कोर्ट ही करेगा। हम सब आशा करता हूं आपको पता हो कंपाउंडिंग क्या होता है, ठीक है, और ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, ठीक है। सेक्शन नंबर 71 हमसे बात करता है पावर टू एजुडिकेट। वही एजुडिकेटिंग अथॉरिटीज वगैरह के बारे में बोला गया है कि फैसला लेना होगा। यहाँ एजुडिकेटिंग अथॉरिटीज के बारे में बात करी गई है, कुछ नहीं है, नॉर्मल प्रोविजंस है, ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स जो ध्यान में रखने होंगे जब भी आप एजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है केस के बारे में देखेगा तो उसको क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला कितना गेन या कितना अनफेयर एडवांटेज लिया गया है, अमाउंट ऑफ लॉस कितना हुआ है, कितना रिपीटेटिव नेचर ऑफ डिफॉल्ट क्या है और सच अदर फैक्टर जैसा भी है। ये चार चीजें वो ध्यान में रखेगा जब भी कोई फैसला लेगा एजुडिकेटिंग ऑफिसर, ठीक है। इसके बाद कहता है जो हमारे वही सारी बात, ये वही प्रोविजंस है जो हर एक्ट में होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पैसा देगा किसको, अथॉरिटीज को, कि किस तरीके से वो जो है काम करेगी आगे, ठीक है। अथॉरिटीज को पैसा दिया जाएगा और ग्रांट दिया जाएगा और उस तरीके से काम करेगी, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपने अथॉरिटीज बनाती है तो वो लोन प्रोवाइड करेगी, ऐसा जो भी फंड होगा कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और उसे यूज किया जाएगा इसके काम के लिए। किसके काम के लिए, ऑब्वियसली बात है यार, जो हमारे अथॉरिटीज के पावर्स हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। जो भी क्रेडिट क्या क्या होगा उनके पास, गवर्नमेंट ने ग्रांट दी होगी, फीस जो इनको रिसीव होती है या इंटरेस्ट जो इनको मिलता है अगर इन्होंने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा हो तो, ठीक है। और उसको अप्लाई कहां करेंगे, सैलरीज प्रोवाइड करने के लिए और सच अदर एक्सपेंसेस लॉ को पूरा करने के लिए, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 76 कहता है कि जो भी पेनल्टीज वगैरह से पैसा मिलेगा वो आपको कहां पर क्रेडिट करना है, जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और या फिर स्टेट अकाउंट है वहां पर आपको करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 77 कहता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे अथॉरिटी को भी, ठीक है। और उसके बाद उसका ऑडिट किया जाएगा, जैसे गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट करा जाता है, सीएजी उनका ऑडिट करेगा और जो भी ऑडिट रिपोर्ट होगी उसे पार्लियामेंट में रखी जाएगी, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने। सेक्शन नंबर 78 कहता है जो अथॉरिटी होगी वो अपनी रिपोर्ट साल में एक बार अपनी रिपोर्ट बनाएगा और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के सामने पूरी डिटेल्स देगा कि उसने पूरे साल में क्या काम किया है, क्या एक्शंस लिए हैं और क्या उसका फाइनेंशियल्स वगैरह हैं, सब कुछ, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस प्रोविजंस है, आप इसको रीड कर लीजिएगा कि इसके अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता तो मैं आपको बता देता, बस इसके अंदर वही प्रोविजंस है जो ऑलरेडी हम हर चैप्टर में पढ़ के आते हैं। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कौन लेगा, ठीक है। उसके बाद डेलीगेशंस हो गई या फिर हमारी उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो या सेंट्रल गवर्नमेंट कह लो, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो सुपरसीड कर सकती है अथॉरिटी को। अगर अथॉरिटी ढंग से काम नहीं कर रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको भी सुपरसीड कर सकती है, ठीक है। कितने महीने के लिए, मैक्सिमम 6 महीने के लिए हटा सकती है। और क्या उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर जितनी भी पावर्स होंगी 6 महीने तक किसकी हो जाएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो जाएंगी। अथॉरिटी की सारी पावर्स, सारे चेयरपर्सन और मेंबर्स को रिमूव कर दिया जाएगा और उसके बाद 6 महीने तक के अंदर अंदर ही आपको नई अथॉरिटी फॉर्म करनी होगी। क्या जिनको निकाला है उनको ही अपॉइंट कर सकते हैं, बिल्कुल अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि बीच में कार्रवाई के बाद पता चला उन लोगों ने कुछ भी गलत काम नहीं किया है तो उनको भी दोबारा से अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को अगर लगता है तो वो क्या कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो वही डायरेक्शंस वगैरह इशू कर सकता है, रिपोर्ट्स वगैरह मांग सकता है अथॉरिटी वगैरह से और उनको प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर्स है, वो कभी भी रूल्स वगैरह बना सकते हैं, रूल्स वगैरह जो है चेंजेस कर सकते हैं अगर उनको एप्रोप्रिएटली लगता है कि रूल्स वगैरह चेंज करने चाहिए तो, ठीक है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी बना सकता है अगर उनको लगता है तो, ठीक है, और रूल्स वगैरह भी बना सकता है, ठीक है। उसके बाद जो मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, जो भी मेंबर्स होते हैं, चेयरपर्सन मेंबर्स, एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं इस एक्ट में, ठीक है। और वो हर एक्ट में लिखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है इस एक्ट का, रेरा जो है सब पे भारी, ठीक है, अगर कहीं पर कॉन्ट्रवेंशन आ रहा होगा तो, ठीक है। दैट्स इट, ये था हमारा एक चैप्टर जिसके बारे में मैंने आपको बात बताई, ठीक है। आई होप सो आपको मजा आया होगा और ये आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। बाकी कोई भी प्रोविजंस ऐसे नहीं है जो मुझे लगता है अब आपको जो बचे हैं, ठीक है, जितने भी हैं सारे ऐसे ही हैं फालतू के। अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है इसके नीचे वाला कोई भी इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस टॉपिक्स थे जो हमारे एक्ट के आने के बाद के सेक्शन थे, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज वगैरह एंड ऑल, ठीक है। जो भी काम करेंगे गुड फेथ में करेंगे एंड ऑल, ये सारी चीजें हैं जो हर एक्ट में लिखी होती हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो मैंने आपको बता दिए, सेक्शन 3 से लेकर, और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैंने कवर करी। मोस्टली मैंने सब कुछ इसके अंदर कवर कर लिया है, अच्छे से सुनिएगा और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे से मार्क्स के साथ पास हो। थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस एंड आई होप सो कि आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके प्लीज बताइएगा कैसा रहा, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।